बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने न्यू नावल रीड करना है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। चलें नावल की तरफ चलते हैं। ये क्या कह रही है नानी? आप सच कह रही हैं? हैर तो इस्तेजाब की ज़्यादती से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ज़ुबान जैसे गुंग सी होगी। इतना बड़ा इंकशाफ जिसने इसे पूरी तरह हिला कर रख दिया। काफ़ी दिक्कतों से अपने आप को संभालती हुई बमुश्किल कोई खुदा के लिए नानी, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए। अंजला इंतहाई लजाजत से जहारा बेगम का नहीं फात का पकड़ते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, मैं तुझसे क्या मजाक करूँगी? मजाक तो तकदीर ने हमारे साथ किया। जहारा बेगम सरदा फटते हुए इंतहाई जुर्दगी से बोली, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। जहारा बेगम दुख से बोली, नानी आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं? अंतला तड़प कर बोली, आप मेरी सब कुछ है, मेरी ज़िंदगी आपकी देन और आपका हर फैसला मेरी सर आंखों पर। लेकिन नानी, अंतला कुछ कहते कहते एकदम खामोश होगी। वो समझ गई कि कौन से वसवसे और अंदेशे इसके दिलो दिमाग में कलबला रहे हैं, और यही अंदेशे वसवसे तो पूरे 20 साल से इनके सीने से चिमटे इन्हें दिमाग की तरह अंदर ही अंदर चाट कर खोखला कर रहे थे। अंजला के मुस्तकबिल के फ़िक्र ने उम्र से पहले ही काफ़ी नहीं पर बूढ़ा कर दिया था। बेटी की जवां मर्गी और नवासी की फ़िक्र ने इन्हें तरह तरह की बीमारियों का मरीज़ बना दिया। आज जब डॉक्टर ने इन्हें इस खबर से मतला किया कि इनकी ज़िंदगी का टमटमाता चिराग अब किसी भी वक्त बुझ सकता है, तो उन्होंने अंजला को ये राज बताने का फ़ैसला कर लिया। जहाना ने इसे इंतहाई दुख से देखा, जो इनके सराहने गुमसुम सी बैठी थी। आंखों की रोशनी बिल्कुल मानद पड़ चुकी थी और चेहरा सरसों के फूल के मानद जर्द हो रहा था। इस तरारी कैफियत में अपने होंठ को दांतों तले कुचल रही थी। आह मेरी बच्ची, मैंने तो तुझे दुनिया भर की खुशियाँ देना चाही थी, लेकिन अनजाने में मैं ही तेरे दुख का सामान कर बैठी। अब न जाने वो इससे आगे वो कुछ सोच न सकी। इनकी रूह जैसे थरासी गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बहुत अच्छा होगा, तुझे सारे जहाँ की खुशियाँ देगा, तुझे बहुत प्यार करेगा। जहाना बेगम को यूँ खुद फरामोशी के आलम में बोलते देखकर अंजला चौंक कर घबरा कर इन्हें देखने लगी। नानी, अंजला ने जहारा का कंधा हिलाया था। यकदम इन्होंने अंजला को अपने सीने से लगा लिया। तू घबरा मत, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू देखना, वो तुझे मुझसे भी ज़्यादा चाहेगा। हाँ तू देखना। जहारा अंजला से ज़्यादा खुद को तसल्लियाँ दे रही थी और अंजला नानी की बातों पर दिल ही दिल में हंसते हुए सोच रही थी कि वो अमीर कबीर घराने का चश्मा चराग, आला तलीम याफ्ता, यकीनन हैंडसम भी होगा, पर वो मुझ जैसी कबूल सूरत छोटे से कस्बे में रहने वाली मिडिल पास लड़की को कैसे पसंद कर सकता है? कहते आने वाला वक्त ही दसेगा कि क्या बनता है। रोशनी जहारा बेगम और फसील हसन की इकलौती बेटी और इनकी आंखों का तारा थी। शादी के 7 साल बाद जब रोशनी ने इस घर में अपनी आंखें खोली तो पूरे घर में अपने नन्हे वजूद से उजाला बखेर दिया। फसीउल हसन ने बड़ी चाहत से इसका नाम रोशनी रखा। वो कहते थे कि जहारा बेगम, ये मेरे दिल और आंखों की रोशनी है, मैं इसके बगैर पहले कितना अधूरा रहता। बाप का बेटी से वालिहाना प्यार देखकर जहारा बेगम मुस्कुराती रहती। रोशनी बहुत ज़हीन और फतीन और काफ़ी खुदएतमाद लड़की थी और जवानी का रूप भी इस पर खूब आया था। घने बाल, लंबे स्याह बाल, बोना सा कद, छोटा सा दहाना, सितवा नाक जिस पर हर वक्त जरकून की लोंग लिश्कारें मारती रहती, बड़ी बड़ी झील सी काली सी आंखें जिनकी हिफाजत घनेरी पलकी किया करती थी, और रंगत ऐसी जैसे दूध में गुलाबियाँ खुली हों। हारून शाह जो कॉलेज का इंतहाई ज़हीन और अट्रैक्टिव लड़का था, और रोशनी से बुरी तरह मुतासिर हो गया। खुद रोशनी भी हारून की जहानत से मरूब होगी। रोशनी को इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह लगती थी वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। हालांकि वो काफ़ी दौलतमंद घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसके अंदर अमीरों जैसी महसूस रऊनत और तनफ़्फ़ुर बिल्कुल भी नहीं था। जल्दी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर इस पसंद को मोहब्बत के सांचे में ढलने में देर न लगी। जब हारून शाह ने अपनी वालदा को रोशनी के बारे में बताया तो बफर उठी। भले एक मामूली घराने की बहू लाना वो कैसे गवारा कर लेती। अलबत्ता हारून के वालिद नासिर शाह इस मामले में बिल्कुल खामोश थे। हारून से बड़े दोनों भाई कमाल शाह और सलीम शाह भी हारून के इस बात से खुश नहीं थे। जबकि छोटी बहन निक्कत को अपने भाई से हमदर्दी तो थी, लेकिन वो भी शादी में हक में नहीं थी। हारून की भाभियाँ रेहाना और साइका भी खूब नाक फूट चढ़ा रही थी। हारून शाह भी अपनी बात पर अड़ा रहा और रोशनी से किए गए वादे और अहद को वफा करके दिखाया। इस संबंध में सिर्फ नासिर शाह ने अपने बेटे का साथ दिया, जबकि रोशनी के वालिदैन सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की खातिर रजामंद हो गए। रोशनी और हारून को तो जैसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ मिल गई थी। ये खुशी आर्जी साबित हुई। अंजला हारून शाह जिसने इन दोनों की दुनिया को मुकम्मल किया था, इसकी पहली सालगिरह की तैयारी के लिए दोनों शॉपिंग के लिए निकले और वापसी पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक से इनकी गाड़ी टकरा गई। रोशनी तो मौके पर ही लुकमा अचल बन गई, जबकि हारून शाह 2 दिन मशीनों के सहारे जिंदा रहा। फिर वह भी एक रात चुपचाप अपनी रोशनी के पास चला गया। यूँ अंजला इतनी नन्ही सी उम्र में अपने माँ बाप जैसे अनमोल नेमतों से महरूम हो गई। तकदीर के इस कारीवार को फसीउल हसन सहार न सके और सिर्फ 2 महीने बाद ही इस दुनिया से चले गए। जहारा बेगम तो दिल थाम कर रह गई। अभी जवान बेटी और दामाद की मौत का जख्म ताज़ा था कि यकलख्त बेवगी की कांटों भरी चादर इनके सर पर आ गिरी। इन गुफ्ता हालात में सिर्फ नासिर शाह का वजूद ऐसा था जिन्होंने दोनों को सहारा दिया। वो अंजला को अपने हारून की निशानी समझकर
अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन जहारा की तड़प और ममता के आगे मजबूर हो गए। फिर वैसे भी वहाँ तो इस नन्हे वजूद पर कोई निगाह भी डालना पसंद न करता, कचा के कोई से अपनी मोहब्बत और शफकत की पनाह देता। हारून की वालदा नीलोफर बेगम को बेटे की मौत का सख्त सदमा था और इसकी मौत का जिम्मेदार वो रोशनी और अंतला को ही ठहराती थी। दौर फिटे मुँह, पुत्र चला गया तो पुत्र दी लादनों हाले भी कुछ नहीं समझ लानती औरत। वो अंतला को सिर्फ रोशनी की बेटी समझती थी। नासिर शाह बाकायदगी से अपनी पोती से मिलने आते। इन्होंने अंतला का तमाम खर्चा अपने ज़िम्मे ले रखा था। जहारा इस मामले में कुछ नहीं बोलती थी। आखिर वो अंतला के दादा थे और ये इनका हक था, जबकि जहारा बेगम मरहूम शौहर की दुकान के किराए और इनके पेंशन से गुजर बसर करती थी। एक दिन नासिर शाह जहारा बेगम के पास आए। इस दिन वो इतने काफ़ी मुतफक्कर और थके थके से लगे। कहने लगे, बहन, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। शाह हाउस में अब तक किसी ने हारून और रोशनी को माफ़ नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अंसला का मुस्तकबिल महफूज कर जाऊँ। मैं समझी नहीं भाई साहब, जहारा बेगम ने नासिर शाह से कहा। मैं चाहता हूँ कि अंसला का निकाह अपने बड़े बेटे शहरोज शाह के साथ कर दूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? जहारा बेगम पहुँच कर रहेगी। ये कैसे मुमकिन है? वो लोग तो अब तक रोशनी और हारून को माफ़ नहीं कर सके, तो अंसला को कैसे बहू तस्लीम करेंगे? और फिर मैं इन सबको मना लूँगा। वो जहारा बेगम की बात काट कर गोया। ये मेरी पोती की ज़िंदगी का सवाल है, ज़रा सोचिए बहन। अगर कल कला को हम ना रहे तो फिर इस बच्ची का क्या होगा? जहारा बेगम सोच में पड़ गई। आप फिक्र नहीं करें, ये बच्ची एक न एक दिन सबको अपना बना लेगी। ये हारून और रोशनी जैसे वालिदैन की बेटी, और फिर आप जैसी समझदार औरत इसकी परवरिश कर रही हैं। अच्छा जी, सारा कुछ यही कर रहे थे, तू बस ना निकाह करा के दे टुर जाई अगे। नासिर शाह जहारा बेगम को तो जब होता देख कर इन्हें कायल करने लगे। वो हकीकतन अंसला के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान थे। फिर 4 साल अंसला का निकाह इसकी बिस्मिल्लाह वाले दिन ही 12 साल शहरोज शाह के साथ कर दिया गया। शहरोज चूँकि आगाही की मंजिल पर बस कदम रखने वाला था, वो कुछ कुछ ये मामला समझ गया। जबकि अंसला बिल्कुल लाइलम थी। नासिर शाह ने किस तरह कमाल शाह और अपनी बीवी को राज़ी किया, वो एक लंबी कहानी थी। पहली बार नासिर शाह अपने किसी फैसले पर अड़ते पे टस से मस ना हुए। मिलाकर कमाल शाह, रेहाना बेगम, नीलोफर बेगम को इनकी ज़िद के आगे हथियार डालने पड़े। शहरोज और अंसला के निकाह पर शाह हाउस से मारे बांधे सिर्फ कमाल शाह आए थे और नासिर शाह के चंद करीबी दोस्त। नासिर शाह को अपनी मौत की खबर शायद पहली हो गई थी, तभी इन्होंने आनन फानन अंसला का निकाह कर दिया। और फिर निकाह के कुछ दिनों बाद ही वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। मैं कि क्या निकाह करके टुर जाना इन्हें। जहारा बेगम तकदीर के इस नए इम्तिहान को देखकर बिल्कुल ही ढह गई। नासिर शाह के इंतकाल के बाद फिर कोई भी शाह हाउस से ना आया और यूँ जहारा ने एक बार फिर अपनी हिम्मतों को मजतमा किया और अंतला की तने तनहा परवरिश करने लगी। और आज जब इन्हें मौत के फरिश्ते की आहट सुनाई दी, तो इन्होंने ये परसों पुराना राज अंसला के सामने आ कर दिया। फिर हमेशा के लिए आंखें मूंद कर अपनी रोशनी के पास चली गई। चलो, एक तो इतने सारे आने ना, चलो ये भी चंगा जान तो पहले राजा तो पर्दा चुक देंगे। आज जहारा बेगम का 40वां था। अंसला बिल्कुल गुमसुम सी बैठी थी। साथ वाले घर की खाला जुबैदा ने इसे बहुत संभाला हुआ था। बेटी कुछ खा ले, देख बच्ची, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। अगर तू यूँ भूखी प्यासी रहेगी तो तेरी नानी की रूह को बहुत तकलीफ होगी। अंसला ने अपनी सूजी सूजी आंखों से खाला जुबैदा को देखा। खाला, अब मेरा क्या होगा? अंसला इंतहाई दहशत ज़दा लहजे में बोली। खौफ की परछाइयाँ इसके चेहरे पर रक्सा थी। ना मेरी बच्ची, तू फिक्र न कर, खाला जुबैदा से गले लगाकर तसल्ली में इस लहजे में बोली। मैं खुद तुझे तेरे ससुराल छोड़ कर आऊँगी। तेरी नानी ने मुझे वहाँ का पता दे दिया था। ये सुनकर अंसला मज़ीद खौफज़दा हो गई। खाला खाला, वो लोग मुझे धुतकार देंगे। वो सब मुझसे नफरत करते हैं। वो मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अंसला खाला के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। देख मेरी बच्ची, हिम्मत से काम ले, यूँ दिल न छोड़। अपनी नानी को देख, ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ और सोबतें बर्दाश्त की, आखिरी वक्त तक इस नेक वक्त ने हिम्मत ना हारी। खाला जुबैदा जहारा को याद करके अब दीदा हो गई। तेरी नानी को तुझसे पर मुकम्मल भरोसा था। इसने तुझसे बहुत सी उम्मीदें लगाई हुई थी। तो अपनी नानी के भरम को कायम रख और इनके यकीन की खातिर अपने आप को संभाल। और देखना, एक दिन शहरोज शाह तेरी मोहब्बत और खलूस और खिदमत के आगे हार मान जाएगा। बेटी, मैं ये नहीं कहती ये सब कुछ बहुत आसान है। तुझे खारदार राहों और कांटों भरे रास्तों से गुजर कर ही मंजिल मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। खाला जुबैदा तेकन अमेज़ लहजे में बोली। खाला की बातों से अंसला को काफ़ी ढारस मिली। फिर शाह हाउस जाने पर रजामंद होगी, क्योंकि किसी हर हालत में अपनी नानी के आगे सुरखरू होना था। देखना, शाह हाउस वाले की चांद चाड़ दे होना के। शाह हाउस को बाहर से देखकर अंसला हक्का बक्का रह गई। तो 1000 गज पर बनी इंतहाई आलीशान कोठी बड़े तमतराक से खड़ी थी। खाला जुबैदा भी काफ़ी मरूब दिखाई दे रही थी। अरे अंसला, तू तो बड़ी भागवान है, कितनी ऊंची ससुराल है तेरी। वो फरते मसरत से बोली। खाला जुबैदा के शौहर वो दोनों चौकीदार से काफ़ी हुज्जत के बाद अंदर दाखिल हुए। अंदर का नक्शा देखकर तो अंसला और खाला सही मानों में चकरा सी गई। वसी और इस लॉन में बेशुमार रंग बिरंगे फूल, एक साइड पर बड़ा सा स्विमिंग पूल जिसका नीलगू पानी आंखों को बहुत भला लग रहा था। लॉन के आखिरी सिरे पर लकड़ी का आर्टिस्टिक बड़ा सा हट बना हुआ था। ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होकर भी तीनों की हालत हमस वैसी थी। वसी और इस ड्राइंग रूम की सजावट से गोया आंखें चंधियासी गई। मुलाजिम इनको बिठाकर अहले खाना को मतलाने चला गया। एकदम अंतला पर घबराहट सी तारी होगी। न जाने ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक रवा रखे। और शहरोज जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? एक मॉडर्न सी खातून तनफ्फर से गर्दन अकड़ाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, दरअसल हम आपकी अमानत आपको लौटाने आए हैं। खाला जुबैदा के शौहर सानिया से बोले। अमानत? कौन सी अमानत?
वो खातून चौंक कर तीनों को देखने लगी। बेगम साहिबा, ये अंजला है, अंजला हारून। क्या? खाला ज़ुबैदा के अल्फाज पर वो खातून चकरासी कर फिर इंतहाई मुतजब होकर बोली, ये अंजला है? और फिर खाला ज़ुबैदा ने जहाना के इंतकाल की खबर और अंजला को यहाँ भेजने की वसीयत सब कुछ बता दिया। अब वो खातून अंजला का ऊपर से नीचे तक अपनी आंखों से पोस्टमार्टम कर रही थी। इनकी निगाहों में हकारत और नफरत के रंग अंजला बखूबी देख चुकी थी और अंदर ही अंदर सहम भी गई थी। देखिए, आप मिसेस नासिर शाह को बुला दीजिए ताकि हम इनको। अम्मा जी अब इस दुनिया में नहीं रही, 5 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। खातून ने इंतहाई नागवारी से खाला की बात काटी। ओह, बड़ा अफसोस हुआ हमें। खाला ज़ुबैदा ने तमकनत से बोली। अच्छा बेगम साहब, आप अपनी अमानत संभालिए और हमें इजाज़त दीजिए। खालू इनकी बात दिखलाकर और तहकीर में इस लहजे की वजह से जल्द उठ खड़े हुए। खाला प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाइए। खाला ज़ुबैदा को उठते देकर वह हंसी होकर बोली, अरे अंसला बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है, हम तो तुम्हें छोड़ने आए हैं। ज़ुबैदा खाला के अल्फाज पर खातून सख्त दिल मिलाई। खाला प्लीज़ मत जाइए। वो ये कह के अंसला खाला से लिपट कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खुद खाला की भी आंखों में आंसू आ गए। अंसला को तो उन्होंने अपनी गोदों में खिलाया था। खाला ने मुश्किल अंसला को अपने आप से लहदा के शौहर का इशारा देकर चली गई। अंसला का दिल चाह के भाग कर इनके पीछे चली जाए, लेकिन नानी के आगे सुरखरू होने का ख्याल से वहीं मंच बंद करके अब वो बेआवाज़ रो रही थी। तानिया, तानिया। वो खातून तकरीबन ठाड़ी थी। अंसला एकदम उछल पड़ी। कुछ देर के लिए वो इनके वजूद को अक्सर फरामोश कर बैठी थी। जी मामा। एक पुरकशी सी लड़की तकरीबन माँ इसकी के हम उम्र ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सामने खड़ी लड़की को देखकर चौंक गई। रोया रोया सा गुलाबी चेहरा से नया घनेरी पलकों पर जा बजा मोती अटके हुए थे। कुछ मोती गालों पर लुढ़के हुए थे। दराज का जिस्म को काली चादर से पूरी तरह ढांप रखा था। ये कौन है? वो इंतहाई हैरत और इस्तजाब में इस लहजे में बोली, ये अंजला है। साइका बेगम ने तानिया के सर पर जैसे बम फोड़ दिया। व्हाट? वो 2 फुट उछल पड़ी। ये अंजला हारून चचा की बेटी? और बाकी जुमला वो अधूरा छोड़ गई। हाँ, यही है वो मौसूफ़ा जो एक आफत की तरह हमारे घर। मामा प्लीज़ आप इस तरह बिहेव मत करें। आप देख नहीं रहे हो पहले कितनी अपसेट और डरी हुई है। तानिया ये कहती अंजला की तरफ बढ़ी। हेलो अंजला, मैं तानिया, तुम्हारे छोटे ताया की बेटी। तानिया ने दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए अंजला की जानिब अपना हाथ बढ़ाया। अंजला को तानिया का दोस्ताना रवैया देखकर कुछ इत्मीनान हुआ। होठों पर मुश्किल मुस्कुराहट लाकर अंजला ने तानिया का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। तानिया इसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अंजला तानिया की मैयत में एक पुरतईश कमरे में आ गई। ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। शाम को मैं तुमको सबसे मिलवाऊंगी। ओह, मैं तो भूल ही गई। तानिया बातें करते करते अचानक चौंकी। तुमने कुछ खाया? तानिया ने इंतहाई मोहब्बत से पूछा। इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे और करके तमाम अफराद खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। मैं खाला के घर से खाना खाकर ही निकली थी। अंजला सादगी से बोली। ओके, फिर तुम आराम करो। तानिया से कमरे में तन्हा छोड़कर बाहर निकल गई। अंजला के हवास बहाल हुए तो इसने कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया। इंतहाई नफासत से सजाया गई लग्जरी बेडरूम वो ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। और फिर यकदम इसे अपने छोटे से घर का बिल्कुल सादा छोटा सा कमरा याद आ गया। इसकी आंखों में देरी से पानी जमा होने लगा। कितनी अपनाई तो मोहब्बत थी इस घर में। इस सादे से कमरे में कितना सुकून और इत्मीनान था। वो मुज़मिल से होकर बिस्तर पर ठहरी। ज़हन एक बार फिर सोचो कि समंदर में डूबने लगा मान इसे शेरोज़ शाह का ख्याल आया। वो देरी से बिस्तर से उठ बैठी। इसके हाथ पाँव में जैसे सनसनाहट सी दौड़ गई। ढेरों बेचैनी और बेकरारी इसके अंदर उतर गई। उफ़ मेरे खुदा, शहरोज़ का मुझसे कैसा रवैया होगा? क्या वो मुझे कबूल कर लेगा? वो मेरे शरीके सफ़र जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, वो मुझे अपनी पनाह में लेकर या फिर ज़िंदगी की इस तपती धूप में मुझे रुस्वा करने के लिए धकेल देगा? मेरी मदद कर मेरे खुदा। अंसला अपने बारे में सोचते सोचते न जाने कब नींद की वादियों में उतर गई। पता नहीं उनके शरोज़ में देख के पता लगेगा कि क्या टकरी था बंदा। शाम तक अंसला के आने की खबर पूरे शाह हाउस में फैल चुकी थी। गोया जैसे भौंचाल आ गया। लाउंज में सारी यंग जनरेशन जमा थी। भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही थी। अब देखना गाइस, शहरोज़ भैया कैसे आग बगोला होते हैं और कैसे ताई अम्मी के सर पर फटते हैं। सलीम ताया का सबसे छोटा बेटा सलमान अपने ख्यालात का आवाज़ बुलंद इजहार कर रहा था। अरे मुझे तो लगता है हमारे तैश के पेंडू का गला ही ना दबा दें। निगर पुप्पो की बड़ी बेटी जुनैरा ने गोश अफशानी की। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि वो पेंडू है? सुमेरा ने, जो जुनैरा की छोटी बहन थी, इंतहाई मुतजब होकर पूछा। अरे भाई, वो छोटी मामी बता रही थी इतनी लंबी सी चादर ओढ़े। नहीं, बल्कि इसे शामियाना कहा जाए तो बेहतर होगा। वो तहकीर में इस लहजे में बोली। इस स्टूपिड इडियट लड़की की हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? मामा ने इसे धक्के देकर निकाल क्यों नहीं दिया? सलीम शाह की बड़ी बेटी सबीला तिल मिलाकर बोली। भाई इतनी तक अंसला अगर सामने होती तो उसे कच्चा ही जवाब डालती। अंसला के यहाँ आने का सबसे ज़्यादा गुस्सा सबीला को था, क्योंकि वो शहरोज़ को पसंद करती थी और इसे पाना भी चाहती थी। इसी दम तानिया लाउंज में आ गई। वो सबीला की बात सुन चुकी थी। सबीला प्लीज़ इसके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो। तानिया नरमी से बोली। एक तो तुम्हें हर किसी से फ़ौरन हमदर्दी हो जाती है। क्या तुम नहीं जानती कि इसकी माँ ने हमारे चचा को और दादी से इनके बेटे को छीन लिया था? सबीला तनक कर तानिया से बोली। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती। तानिया झंझला कर बोली। ओ फो प्लीज़, तुम दोनों तो लड़ना बंद करो। जुनैरा दरमियान में बोली तो वो दोनों खामोश हो गई। असल मसला तो ये डियर कज़न्स के शहरोज़ भैया किस तरह रिएक्ट करेंगे। सलमान बोला। अगले हफ्ते शहरोज़ और जिब्रान भाई सिंगापुर से आ रहे, फिर खुद ही इनका रिएक्शन देख लेना। सबीला कंधे उचका कर बेपरवाह अंदाज में बोली। से 100% यकीन था कि शहरोज़ अंसला के आने पर सख्त नाराज़ होगा। यही बात इसके लिए तमानियत का बायस थी। अड्डी तो रंदी लेडी डियाना, तेरे वास्ते से खुश होएगा तो दस्ते नाराज़ होएगा।
देख लेने शरोज लानती निकलता कि चंगा निकल आंदा। वो एकदम बुरी तरह चौंक कर उठ बैठी। चंद साने तो इसकी समझ में न आया कि वो कहाँ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास बहाल हुए तो सख्त मुस्तरब वो बेचैन सी हो गई। अब क्या होगा का सवालिया निशान इसका मुँह चिढ़ा रहा था। फिर थोड़ी देर में ही तानिया दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। गुड इवनिंग चार्मिंग गर्ल। तानिया किस तरह से तखातब पर वो झेम कर मुस्कुरा दी। चलो फ्रेश हो जाओ, सब लॉन में बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तानिया की बात सुनकर अंसला मुतहविस सी होगी। डोंट वरी अंसला, देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी ये वो सब तुम्हारा वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ के बड़ों ने अभी तक माफ़ नहीं किया और इनके बच्चे भी अपने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन आई होप अंसला एक दिन सब तुम्हें कबूल कर लेंगे, लेकिन तुम्हें थोड़े सब्र बर्दाश्त से काम लेना होगा। तानिया से किसी मेहरबान की तरह समझा रही थी और अंसला जुर्दा से सोने जा रही थी। अच्छा अब चलो। एकदम तानिया ने अंसला का हाथ पकड़ा और इसे वॉशरूम की तरफ धकेला। मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तानिया ने अंसला को गुमसुम सी कैफियत से बाहर निकाला और अंसला फ्रेश होने चली गई। वो तो ये वो अंसला, बड़ी ताई रहाना बेगम जो इनकी सास भी थी, बड़ी काटदार निगाहों से घूरते हुए बोली, जबकि अंसला का किया हुआ सलाम इन्होंने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। साथ ही निग्गत पुप्पो और साइका बेगम भी मौजूद थी। इन दोनों की आंखों में भी बेजारी और नापसंदीदगी के रंग साफ नजर आ रहे थे। तुम तो यहाँ आ ही गई, आखिर तुम माँ बेटी किस मिट्टी के बने हो? पहले तुम्हारी माँ ने अपने हुस्न से हमारे भोले भाले देवर को हमसे छीन लिया और अब तुम मेरे शहरोज़ को मुझसे छीनने आ गई। उफ! अल्फाज थे सुलगते हुए अंगारे जो अंसला के जिस्म में गिरकर इसकी रूह को खाकस्तर करके वो बस रंजो सदमे से इन्हें देखे चली गई। इतना रकीक इल्ज़ाम वो भी इसकी मरी हुई माँ पर इन्होंने लगाया था और वो अंसला क्या ना बिलबिला के रहेगी। प्लीज़ तायम्मी ऐसा मत कहिए। तानिया लजाजत से बोली। तुम क्यों इसकी चमची बन गई हो? साइका बेगम अपनी पाटदार आवाज़ में बोली, जबकि निकत पुप्पो बिल्कुल खामोश बैठी थी। आओ अंसला बाहर चलते हैं। इससे पहले कि ताई की ज़ुबान मजीद को जहर उगलती अंसला बुत बनी तानिया बुत बनी अंसला को घसीट कर बाहर ले, वरना ऐन मुमकिन था कि वो हमारे सदमे के वहीं गिर कर बेहोश हो जाती, जिसका चेहरा लट्ठे की मानी सफ़ेद पड़ चुका था। देखो अंसला, प्लीज़ खुद को संभालो। मैं तुमसे पहले कह रही थी कि तुम्हें सब्र बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। ये लोग तुम्हें कभी भी बखुशी तुम्हारा हक नहीं देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत और जुर्रत और समझदारी से अपना हक इनसे छीनना है। अपने आप को मजबूत बनाओ अंसला। तानिया से मुसलसल तसल्लियाँ देते हुए इसकी हिम्मत बांध रही थी। अंसला ने बमुश्किल अपने आप को संभाला। हाँ तानिया, मुझे अपना हक लेना है, मुझे साबित कदम रहना है, क्योंकि मेरी नानी ने कहा है कि मैं अपनी साबित कदमी से ये बाजी ज़रूर जीतूंगी और अपनी नानी का मान मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। अंसला ने एक अज़म से बोली। ये हुई ना बात? तानिया खुश होकर बोली। चलो बाकी लोगों से मिलो। लेकिन वो सब, तानिया कुछ कहते हुए कहते रुकी। मुझे पता था तानिया, वो सब मेरे साथ कैसा रवा रखेंगे, तुम चलो। अंसला मजबूत लहजे में बोली, लेकिन लॉन में इतने सारे लड़के लड़कियों को देखकर इसका इत्मीनान धुआं बनकर उड़ने लगा। ओहो, तो ये है अंसला साहिबा, किसी की शौक मर्दाना आवाज़ उभरी। ऐसा लग रहा है जैसे चिड़ियाघर का पिंजरा तोड़कर यहीं आ गए। एक खिलखिलाती नस्वानी आवाज़ ने आगे टुकड़ा लगाया, जिस पर सबका मुश्तरका कहका उभरा। वो खिफ़्फ़त से सुर्ख हो गई, लेकिन इनकी फ़िक्रों से नहीं बल्कि इन लड़कियों की ड्रेसिंग से, जो मॉडर्निज्म के नाम पर अपनी नस्वानियत को पामाल कर रही थी। स्किन टाइट पैंट और टाइट शर्ट में इनकी नस्वानियत भरपूर अंदाज में यहाँ हो रही थी। उफ़ मेरे खुदा, ये लड़की इतनी बेहया है कि अपने भाई और कज़न्स के सामने, अरे शहरोज़ तो इसे देखते तलाक दे देंगे। अल्फाज का ये नुकीला तीर सीधा इसके सीने में पेवस्त हो गया। इसे तो ये ऐसी दकियानुसी और पेंडू टाइप लड़कियों से सख्त चीड़ है। वही आवाज़ इसकी चादर और ढीले ढाले शलवार सूट पर तंज कर दी। शट अप सबीला, तानिया इंतहाई ज़बत से लेकिन सख्त लहजे में बोली। तुम सब अपनी अपनी बकवास बंद करो। आओ अंसला चलो। तानिया से वहाँ से ले आई, जबकि अंसला का दिमाग सबीला की कही भी बात में अटका हुआ था। तानिया इसकी कैफियत समझ गई। अंसला प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, सबीला को तुम्हें बकवास करने की आदत है। फिर तानिया ने बताया कि कमाल शाह यानी इसके बड़े ताए के इकलौते बेटे शेरोज़ शाह हैं, जबकि छोटे ताए यानी सलीम शाह की दो बेटी यानी तानिया और सबीला और छोटा बेटा सलमान है, और निगत पुप्पो की दो बेटियां जुनैरा और सुमैरा और बेटे जबरान और मेहरान हैं, जबकि शोहर 8 साल पहले वफ़ात पा चुके हैं। अंसला सोच रही थी कि कितना फ़र्क है दोनों बहनों में। तानिया जो सबीला से सिर्फ 1 साल छोटी थी, कितनी संजीदा, समझदार और पुरखलूस लड़की थी। अपनी नस्वानियत और अस्मत की हिफाजत करने वाली हयादार और सबीला समेत जुनैरा और सुमैरा फैशन और मॉडर्निज्म के नाम पर बेहयाई को अपनाते हुए इंतहाई मगरूर और बेबाक लड़कियाँ। बस होता है आजकल तो एक ही माँ के औलाद, बल्कि जो ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स कह लें वो सेम नहीं होते, तो ये दो भैन कितना दी सेम हो सकती हैं। सुबह नाश्ते की टेबल पर अंसला की मुलाकात अपने दोनों तायाओं से। इनका रवैया अलबत्ता घर के दिगर अफराद की तरह हकारत में तो ना था, लेकिन कोई गर्मजोशी और वालहानापन भी ना था। बड़े ताया ने इंतहाई सरसी से अंदाज में इसके सर पर हाथ रखा, जबकि छोटे ताया ने इसकी की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। इसके सलाम के जवाब में महसर हिलाने पर इक्तफा किया। भाईजान, शहरोज़ का फ़ोन आया था सिंगापुर से। वो और जिब्रान, ओ तो शहरोज़ सिंगापुर गए हैं। छोटे ताए ने अनजाने में अंसला के जहन में कलबलाते सवाल का जवाब इसे दे दिया। न जाने वो मुझे यहाँ देखकर क्या रिएक्ट करे। अंसला एक बार फिर शहरोज़ के मतलब सोचे गई। चलो शहरोज़ तू भी दफ़ा हो, या सी भी देख लिए तो की रिएक्ट करना। अंसला, शहरोज़ और जिब्रान भाई आ गए। ताने ने अंदर कमरे में दाखिल होते जैसे धमाका सा किया। अच्छा, वो तकरीबन हकला कर बोली। ताने ने अंसला की बदहवासी शक्ल बकौर देखी और उसे अंसला पर बेतहाशा तरस आया। क्या
जो अपने शरीके सफ़र अपने शौहर के नाम पर यूँ हवास पाख्तसी हो गई। देखो अंसला, तुम्हें हिम्मत और बहादुरी से काम लेना है। शेरोज़ भाई काफ़ी मॉडर्न और आज़ाद ख्यालात के मालिक है, थोड़े से जज्बाती और गुस्सीले भी हैं। अंसला शेरोज़ की सिफ़ात सुनकर खौफज़दा सी होगी। तानिया इसकी पक शक्ल देखकर हकीकतन चिढ़ गई। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रही कि तुम यहाँ बैठे बैठे फोत हो जाओ। अंसला प्लीज़ देखो, ऐसे नहीं चल सकता। तानिया से एक बार फिर समझाने लगी। दरवाज़ा इंतहाई धमाके के साथ खुला। शर्ट उतारते शेरोज़ के हाथ यकलख थम गए। सबीला आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई, जिसका चेहरा मारे तैश के तना हुआ था। माथे पर नागवारी के चिकने साफ दिखाई दे रही थी। एनी प्रॉब्लम सबीला? शेरोज़ से इस तरह तपा हुआ देखकर चौंक गया। वो महारानी साहिबा आ गई हैं। सबीला यूँ अल्फाज चबा चबा कर बोली जैसे वो अंसला को कच्चा चबा रही हो। कौन महारानी साहिबा? शेरोज़ ने उलझ कर पूछा। वही अंसला साहिबा। सबीला इंतहाई काटता लहजे में बोली। इसका बस नहीं चला था वो जादू की छड़ी से अंसला का वजूद हमेशा के लिए गायब कर दे। कौन अंसला? शेरोज़ ने कुछ न समझते हुए इस्तफसार के, फिर यकदम शेरोज़ के ज़हन में झमाका। व्हाट? याद आने पर इसे 1000 वोल्ट का झटका करंट सा लगा। यू मीन अंसला हारून, यानी हारून चचा की बेटी? ओ नो। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला था। ये खबर इसके असाब पर बिजली बनकर गिरी। इसको मोमर चची ने यहाँ रहने कैसे दिया? उस तो इश्तियाल की एक तेज़ लहर ने शेरोज़ को अपनी लपेट में ले लिया। वो सख्त तैश के आलम में मुठ्ठियाँ भेंचे कमरे में इधर टहलने लगा। सबीला को शेरोज़ का रद्दमल देखकर यको न सुकून हुआ। लाख लाने शेरोज़ थे, आवेदा आवाई बिगड़े हो, सारे दे सारे लान थी। दिल में जो अंसला के आने पर थोड़ा बहुत खौफ पंप रहा था वो बिल्कुल ज़ाहिल हो गया। यू डोंट वरी शेरोज़, वह इंतहाई कंजर्वेटिव और दबू सी लड़की है जिसे घर के किसी भी फर्द ने कबूल नहीं किया। इसे यहाँ से जाना ही होगा। सबीला शेरोज़ के कंधे पर हाथ रखकर इंतहाई तेकन अमेज़ लहजे में बोली। हाँ, इसे यहाँ से जाना ही होगा। शेरोज़ भी इंतहाई तहकीर अमेज़ लहजे में बोला। लाख लाना तेरे तो दौर फिट्टे मुँह। ओ हेलो ब्यूटीफुल गर्ल। मर्दाना आवाज़ में इंतहाई बेबाकाना लहजा इसकी समाज से टकरा। वो बेसाख्ता पलटी। सामने खासा स्मार्ट सा लड़का इंतहाई दिलकश सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए इसे अपनी नशीले मखमूर निगाहों की गिरफ्त में लिए हुए था। एकदम अंसला का दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल जाएगा। कहीं ये तो शेरोज़। अरे जिब्रान भाई, आप आज कैसे घर पर नजर आ रहे हैं? एकदम तानिया ने लॉन में दाखिल होते हुए अंसला की गलतफहमी को दूर किया। अगर आज मैं घर पर नहीं होता तो इनके दीदार से ज़रूर महरूम हो जाता। वो इंतहाई शौक आवाज़ में हुआ। ये हारून चचा की बेटी? आई नो। तानिया जिसका जिब्रान से तारुफ करवाने जा रही थी, जिब्रान के इन अल्फाज पर एकदम रुक गई। इंतहाई मुतजब होकर बोली। अरे आपको कैसे पता? अरे हम तो पल पल की खबर रखते हैं डियर। जिब्रान हमस चौक लहजे में बोला। बात वो तानिया से कर रहा था, लेकिन अंसला की खूबसूरत सरापे में उलझी हुई थी। अंसला को जिब्रान का यूँ बेबाकाना अंदाज में देखना बहुत नागवार गुजरा। शी इज़ वेरी प्रीटी। जिब्रान के इन अल्फाज ने इसकी नागवारी दो चंद कर दी। तमाम घर वालों को मेरे अंदर न जाने कौन कौन सी खामियाँ नजर आ रही है और मौसूफ नज़रबाज तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। गल तो सही है, अंसला ने जले दिल से सोचा। अंसला, ये निकत फूफो के बेटे हैं। तानिया की आवाज़ पर जैसे वो हाल में लौटे। अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई धीमी आवाज़ में इसने जिब्रान को सलाम दे मारा। ओह वाह, ये तो मशरक़ की लड़की है। मसनूई हैरत से आंखें पटपटाता जिब्रान अंसला को सख्त जहर लगा। तानिया, मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ कहकर अंसला रुकी नहीं, फ़ौरन अंदर किचन की जानिब कदम बढ़ा दी। इस शख्स की निगाहों से हटने का वाहिद हल यही नज़र आया था। अच्छा जी, बड़ा ही चवल निकलिया, लेकिन देखने चवल अगे तक भी चवल ही लगेगा या ऐसा ही होइएगा जेड़ा दूसरा चवल निकलेगा। तानिया प्लीज़ एक गिलास पानी तो देना। वो शाम के लिए चिकन सैंडविच बना रही थी कि अजनबी आवाज़ पर इसके तेरी से हरकत करते हाथ एकदम साथ हो गई। ये आवाज़ ना तो सलमान की और ना जिब्रान की। कहीं ये शेरोज़? ये क्या जहन में तराते अंसला के पूरे जिस्म में फुरेरी सी दौड़ गई। दिल जैसे हथेलियों में धड़कने लगा। तानिया जल्दी दो, मुझे जाना है। नौवारिद की आवाज़ एक बार फिर फिज़ा में उभरी। अंसला अपनी तमाम हिम्मतें मजतमा करते हुए जो ही पलटी, सामने खड़े शेरोज़ तानिया की जगह किसी अजनबी लड़की को देखकर बुरी तरह चौंक गया। और फिर अगले लम्हे वो समझ गया कि सामने खड़ी लड़की कौन है, हस्ती कौन है। अंदर ही नागवारी और बेजारी की एक लहर सी उठी जिसके सारे रंग इसके चेहरे पर बिखर गए। अंसला ने बड़ी मुश्किलों से अपनी पलकों को उठाकर सामने देखा तो वो सुर्ख चेहरा लिए वापस जाने को मुड़ रहा था। अंसला ने इसकी साइड से सिर्फ झलक देखी। सुनिए। न जाने किस कुव्वत के ज़ेरे से वो इसे पुकार बैठी। फरमाइए। इंतहाई काटता लहजे में शेरोज़ बोला और इसकी जानिब घूमा। पानी ले लीजिए। अंसला धीमी आवाज़ में बोलती हुई फ्रिज की तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी अंसला, मैंने आपसे पानी नहीं मांगा था, मैंने गलती से आपको तानिया समझ लिया। लहजे में इतनी नफरत और हकारत थी कि अंसला जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। शेरोज़ का तना हुआ सुर्ख चेहरा, इसका जहन में बुझा हुआ कड़वा लहजा, इसके तलवार के मानद कटीले अल्फाज अंसला को एक लम्हे में बाबर करवा गया कि शेरोज़ की नज़र में इसकी क्या हैसियत और वक़्त है। शेरोज़ के जाने के बाद भुरभुरी रेत की मानद दीवार की मानद ढह सी गई। सारे खदशार और वहम हकीकत का पराहन ओढ़े इसकी आंखों के सामने नाचने लगे। उम्मीद का दिया जो इसने अपने वीरान दिल में न जाने कब जला लिया था, शेरोज़ के तंदो तलक लहजे की हवा ने इसे इंतहाई बेदर्दी के साथ बुझा डाला। वो इंतहाई मुज़मिल और बस मुर्दा सी बाहर आ गई। अलबत्ता ज़हन दिल इस उलझन से आज निजात पा गई कि शेरोज़ का रवैया इसके साथ कैसा होगा। वो दिन में तकरीबन 1000 दफ़ा ये बात सोचा करती थी, जिसका जवाब इसे आज बखूबी मिल गया। लेकिन न जाने क्यों दिल दुख और गम के था गहराइयों में डूब गया।
हालांकि वो शहरोज़ की किसी अच्छे रवैये की तवक्को नहीं करी थी, लेकिन जब तवक्को ने हकीकत का रूप धारा तो इसे बहुत दुख हुआ। ढेर सारा नमकीन पानी इसकी झील जैसी आंखों में तेजी से जमा होने लगा। वो तकरीबन भागती हुई अपने कमरे की जानिब जा रही थी। यकलक ताया के कमरे के बाहर इसके पैर साख्त हो गए, जिसके अधखुले दरवाजे से शहरोज़ और ताया की आवाज़ बखूबी आ रही थी। डैडी, आपने इसको घर में रखा ही क्यों है? मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं इस स्टूपिड सी लड़की से रिश्ता हरगिज़ नहीं कायम रख सकता, जो ग्रैंडफादर ने ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत किया। इंतहाई नफ़रत से कहते हुए शहरोज़ ने एक और खंजर अंजला के दिल में उतारा। वो दिल थाम करेगी। कूल डाउन माई सन, ताया की आवाज़ उभरी। जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन बेटा ये बंधन तुम्हारे दादा ने कायम किया था, जिसे तोड़ने की मुझ में हिम्मत नहीं। शहरोज़ ने इस बात पर हंकारा भरा। मैं इसको इस घर से नहीं निकाल सकता। जो भी है वो हारून की बेटी है। ताया भी इतनी मरम्मत न जाने कहाँ से आ गई थी कि अपने मरे हुए बाप के बांधे हुए बंधन को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, और इसे घर से निकालने की भी हिम्मत नहीं रखते थे। ओके डैडी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, शहरोज़ की एहसान भरी आवाज़ उभरी, लेकिन मैं इसे कभी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। मेरा और इसका रिश्ता सिर्फ कागजी होगा, और शादी मैं अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। शहरोज़ के अल्फाज पर अंतला को लगा जैसे किसी ने उल्टी छुरी से ज़िबा कर दिया डाला। बेसाख्ता इसने अपने मुंह पर मजबूती से अपना हाथ रख लिया, वरना इसके मुंह से चीखें बुलंद हो जाती। इसे लगा कि वहीं खड़े खड़े मर जाएगी, लेकिन शायद वो इतनी खुश नसीब नहीं थी कि किसी को आसानी से मौत आ जाती। वो बमुश्किल तमाम अपने पत्थर के मानद साख जिस्म को घसीटती हुई अपने कमरे तक लाई। देखे नानी, आपकी अंसला के साथ इसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। आह, मेरे सगों ने मुझे ऐसा डसा कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पापा देखिए, आपके भाइयों ने मेरी औकात तो नौकरों से भी बदतर कर दी। मम्मी पापा, आप दोनों ने मोहब्बत की एक दूसरे को पा भी लिया, लेकिन इसकी इतनी कठिन सज़ा काटने के लिए मेरे वजूद को क्यों छोड़ दिया? वो खुद फरामोशी के आलम में बोलती चली गई। आंखों से जैसे सावन की झड़ी लगी। और शहरोज़, तुमने मेरी साथ की धज्जियाँ बखेर दी। मेरी नुस्वानियत मेरे मान को अपने पैरों तले रोन डाला। आई हेट यू शहरोज़ शाह। वो रोने लगी। मी टू हेट हिम, लानती बेगैरत आदमी। अरे ये कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? तानी अपनी झोंक में अंतला के कमरे में दाखिल हुई, और जो ही लाइट ऑन की अंतला पर नज़र पड़ते हुए शशते रहेगी, फिर एकदम तेरी से इसकी तरफ लपकी। अंसला, आर यू ऑल राइट? अंसला को कारपेट पर सर घुटनों में टिकाए देखकर मुतरशा हो गई। अंसला ने तानिया की आवाज़ पर अपना सर उठाया। तानिया का कलेजा जैसे हलक में आ गया। अंसला का पूरा चेहरा लट्ठे की माने सफ़ेद हो रहा था। शुगर फ्री गुलाबी होंठ इस वक्त नीले हो रहे थे, और आंखें इतनी सूजी हुई थी कि बावजूद कोशिश के खुल नहीं पा रही थी। तानिया ने घबरा कर इसके हाथ पर हाथ रखा तो बुरी तरह से घबरा गई। अंसला का हाथ बर्फ़ की माने बिल्कुल ठंडा हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे इसके अंदर ज़िंदगी की हरारत ख़त्म हो गई। अंसला प्लीज़, मेरी बहन, मुझे बताओ क्या हुआ। तानिया का एहसास दिल अंसला की इतनी दगड़कू हालत देखकर रो दिया। सब कुछ ख़त्म हो गया तानिया, सब कुछ। अंसला सरगोशियाना लहजे में बोली। क्या 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 ख़त्म हो गया अंसला? वो खौफज़दा लहजे में बोली। इस वक्त अंसला को किसी हमदर्द कंधे की अशद ज़रूरत थी। वो कटे हुए शतीर की तरह अंसला तानिया की गोद में सर रख कर बिलक उठी। तानिया समझ कि इस नाजुक सी लड़की का सामना शहरोज़ से हो गया। तानिया ने सच्ची तरह रोने दी। अंसला ने रोने के दौरान तमाम कथा तानिया को सुना डाली। तानिया ताया और शहरोज़ की इस कदर शफ़ाक अंदाज़ पर हैरान रहेगी। शहरोज़ का रवैया तो इसके हस्बे तो अलबत्ता ताया ने अपनी सगी भतीजे बहू के लिए जो कुछ फरमाया था, ये सुनकर वो काफ़ी देर तक गुमसुम रही। भला कोई अपने खूनी रिश्तों के साथ भी ऐसा सलूक करता है? तानिया दिल में सोचा कि टूटे हुए ख्वाबों का अक्स इस वक्त अंतला की आंखों से झलक रहा था। लेकिन तानिया, मैं एक संग दिल के सामने भीख नहीं मांगूंगी। अपने आप को बेमोल नहीं होने दूंगी। मैं झुलसती धूप में खड़ी अपने पाँव तो जला लूँगी, लेकिन इसकी पनाह की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। अंजला एक कदम के साथ बोले जा रही थी। ये मेरा शरीके सफ़र नहीं हो सकता, जिसके ख्वाब न जाने कब मैंने अपनी पलकों में सजा लिए थे, जिसकी अनदेखी परछाई न जाने कब से मेरे दिल में डेरा जमा गई थी। तानिया, तुम कह देना इससे, वो मुझे क्या कबूल करेगा? आज मैं खुद इसे अपना शौहर तस्लीम करने से इनकार करती हूँ। और तानिया भौंच कर अंसला को देखे कि जिस वक्त इसे बहुत अजनबी से लग रही थी। बहुत चंगा फैसला किया ददल्लान बंदा लानत पे इतने। अरे तानिया, वो तुम्हारी दुम छल्ली नज़र नहीं आ रही। जुनैर ने इंतहाई तमस्कराना लहजे में इस्तफसार किया। आज लिविंग रूम में तमाम यंग जनरेशन मौजूद थी सिवाय अंसला के। बिहेव योरसेल्फ जुनैरा। तानिया को तैश आ गया। ओके, ये बताओ, तुम्हारी नूर नज़र जाने जिगर मिस अंसला की तरह। जुनैरा अबरूज का आकर बज़ाहिर बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में बोली। अलबत्ता आंखों में तंज की लहरें हलकूरे ले रही थी। तमाम यंग जनरेशन अपनी अपनी सरगर्मियाँ छोड़कर इनकी तरफ मतवज्जो हो गई, मासवाए शहरोज़ और सबीला के, जो न जाने कौन सी बातों में मसरूफ़ थे। शहरोज़ भैया, मुझे आपसे कुछ कहना है। तानिया ने कुछ सोचकर शहरोज़ को पुकारा, जबकि शहरोज़ तानिया के लहजे में छुपी सर्द मोहरी और संजीदगी को महसूस करके चौंक सा गया। बोलो गुड़िया, क्या कहना चाहती हो? वो नरमी से बोला। तानिया को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, और शहरोज़ को वो अजीज़ भी बहुत थी, क्योंकि शहरोज़ की खुद की कोई बहन नहीं थी। अंसला ने आपके लिए एक मैसेज दिया। वाह, ओहो, जैसी आवाज़ें उभरने लगी। ये सुनकर जिब्रान भी पूरी तरह तानिया की तरफ मतवज्जो हो गया। ओह शट अप, सबीला इंतहाई नागवारी से बोली। शहरोज़ भी अंसला का नाम सुनते ही चिढ़ सा गया। क्या मैसेज दिए? इसने इंतहाई बेजारी से पूछा। अकेले में दूँ या सबके सामने? तानिया काटदार लहजे में बोली। इस वक्त शहरोज़ पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसने इतनी नाजुक और मुखलिसी लड़की को ठुकराने की हैसियत से दो चार किया था, जिसने इसके ख्वाबों और आरज़ुओं की बस्ती में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, पल भर में इसे राख का ढेर बना दिया।
ताने की बात पर एक बार फिर सबने शोको शंख पे करे कसने शुरू कर दिया। व्हाट नॉनसेंस ताने, तुम सबके सामने बोलो, शेरोज चंचलाकर बोला। तो सुनिए शहरोज़ भैया, अंसला ने कहलवाया कि वो एक लम्हे को रुकी, कि मैं शहरोज़ शाह को अपना शौहर तस्लीम नहीं करती। ताने के लफ्ज़ जमा जमा कर अदा किया और सामीन को जैसे सांप सूंघ गया। हाँ हुन गैरत चोट वज्जे की लानती दी। शेरोज़ खुद पहुँच कर रह गया। भला इतनी डरपोक दबू सी लड़की से इस किस्म के जुमलों की तोक़ा कैसे की जा सकती थी। शेरोज़ की आंखों में शदीद कहर व गज़ब की लहरें हलकुरे लेने लगी। मारे इश्तियाल के इसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत तांबे की मानत चमकने लगी, जबकि सबीला और जिब्रान ने गहरी तमानित महसूस की। और क्या कह रही थी? शेरोज़ ख़तरनाक हद तक संजीदा था। सबीला ने मज़ीद इस्तफ़सार किया। इसने कहा वो मुझे क्या बीवी तस्लीम करेगा, मुझे खुद इसकी हमसफ़री कबूल नहीं। अंसला के बाकी मानदा अल्फाज से भड़कते हुए शोला की मानद इसके ऊपर गिरे। शेरोज़ के पूरे तन बदन में आग सी लगी और वह सख्त तैश के आलम में रूम से बाहर निकल गया। बहुत चंगा देना सुथरी हुई हुण ही ईगो दे विच आ गए, लानती बगैरती मारेगा अपनी। वो लॉन में कैन की कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठी थी कि एकदम किसी की नज़रों की तपश का एहसास हुआ। अंसला ने पट से आंखें खोली तो सामने जिब्रान अपनी मखसूस मुस्कुराहट और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए सता करा था। उफ़, ये शख्स! जिब्रान को देखकर अंसला का हाल क्यों कड़वा हो गया, जैसे किसी ने नीम के पत्ते इसके मुंह में डाल दिए। हेलो यंग लेडी, वो सर ज़रा सा खम करके बोला। अस्सलाम वालेकुम, वो आहिस्ता से बोली। ओ सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। अब वो बाकायदा झुक झुक कर सलाम का जवाब दे रहा था। जिब्रान भाई, मेरा नाम अंसला है, अंसला हारून। आप प्लीज़ मेरे नाम के आगे उल्टे सीधे लफ्ज़ मत जोड़ा कीजिए। वो कतियत से बोली, चेहरे पर नागवारी और बेजारी के रंग साफ नजर आ रहे थे। ओके सॉरी मोहतरमा, खासी टेढ़ी चीज़ है, लगता है घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं। जिब्रान ने सोचा, फिर बोला, अंसला तुमने बहुत अच्छा किया जो खुद ही शहरोज़ के लिए इनकार कर दिया। अरे तुम्हारे अंदर किस चीज़ की कमी है, तुम्हें तो एक से एक। जिब्रान भाई, अंसला सख्ती से बोलते हुए जिब्रान की बात काट की। आंखों से कहर की चिंगारियाँ से निकल गई थी। मुझे इस टॉपिक पर किसी से कोई बात नहीं करनी। अचानक कार के हॉर्न पर दोनों ने झोंक कर गेट की तरफ देखा। शेरोज़ की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और बड़ी शान बेनियारी से अपनी झोंक में बाहर निकला। जिब्रान शेरोज़ को देखकर संभल के अंसला ने भी इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मां अंदर जाते हुए शेरोज़ की नहल का लॉन की जानिब उठी, जिसके माहौल ने एकदम से अपनी जानिब मतवज्जा किया। जिब्रान अंसला के पास बैठा महवे गुफ्तगू था। अंसला को देखते शेरोज़ के अंदर इश्तियाल की लहरें उभरने लगी। मैरून और फ़ॉन कलर के इम्तिज़ाज के सूट में वो इसी माहौल का हिस्सा लग रही थी। एकदम इसे देखते शेरोज़ के अंदर अपनी मलकियत का एहसास जागा। अंसला, तुम इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम अपनी पसंद की राह चुन लोगी। नो नेवर। तुम शायद मुझे जानती नहीं, मैं अपनी किसी भी चीज़ से दस्तबरदार नहीं होता। शेरोज़ ने कहा। इस बात से बेखबर था कि गुस्से इश्तियाल में सही वैसे अपनी चीज़ तो तस्लीम कर चुका है। लौंटी, बेगैरत, जज्बाती को बगैरत। अंतरा ने किचन का तकरीबन सारा काम संभाल लिया। अगर कोई यहाँ रहने के लिए से कुछ तो तावान अदा करना था। हाँ बेचारी नानी कितनी भोली थी। वो सोचती थी कि मैं खिदमत से पत्थर दिल लोगों को दिल मोम कर लूँगी, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया। अब यहाँ किसी को मोहब्बत और खलूस और खिदमत की ज़रूरत नहीं है। खिदमत के लिए लोग मुलाजमीन भी तो रख सकते हैं। और मोहब्बत, इस नुक्ते पर आते आते इसका दिल दुख से भर गया। यहाँ मोहब्बत के मफहूम से कोई आशना नहीं। वो तो आप यहाँ मौजूद हैं। सबीला की काटदार आवाज़ पर अंतला की सोचों का इर्तास छनाके से टूटा। अंजला सबीला को अक्सर नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में महव रही। ओ, तो शहरोज़ के दिल में मैदे के रास्ते उतरने का इरादा है तुम्हारा। सबीला की इस इंतहाई घटिया बात पर वो खून के घूंट पी कर रह गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। सबीला अपना बार खाली जाते देखकर तिल मिला गई, फिर पैर पटकती हुई किचन से बाहर चली गई। इसके जाते अंसला ने छुरी स्लैब पर पटकी और गहरे गहरे सांस लेने लगी। एनी प्रॉब्लम अंसला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जिब्रान किचन के दरवाजे पर खड़ा इंतहाई मुतफक्किराना अंदाज में बोला। ओ मेरे खुदाया, आज शायद मेरे ज़ब्त व बर्दाश्त का इम्तिहान का दिन है। नहीं मैं ठीक हूँ, दरअसल गर्मी की वजह से। तो डार्लिंग बाहर आ जाओ। जिब्रान इसकी बात काटते हुए बोला। अंसला तो जैसे बफर उठी, उसकी बात काटकर मुश्किल से होकर बोली। जिब्रान भाई, मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ, मुझे से बेहुदा का बात से मत मुखातिब किया करें। जिब्रान को अंसला के इस कदर तनफ़र में इस लहजे पर गुस्सा आ गया, लेकिन दबा गया। फिर इंतहाई नरमी से बोला। अंसला, तुम मेरी कज़न हो और मैं किसी की बीवी भी हूँ। न जाने अंसला के इस शौक में आकर बोल गई, जिस पर बाद में खुद ही हैरान रह गई। बीवी? जिब्रान इंतहाई इस्तज़ाइया लहजे में अंदाज में बोला। किसकी बीवी हो तुम अंसला? इस शेरोशा की जिसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया। और तुम? वो उसकी जानिब शहादत की उंगली उठाते हुए बोला। तुमने भी तो खुद इनकार किया। जिब्रान ने इसे लाजवाब सा कर दिया। वह खामोशी से जिब्रान की साइड से गुजरकर बाहर निकल गई, जबकि जिब्रान किचन की चौखट पर खड़ा इंतहाई मकरूम मुस्कुराहट होंठों पर सजाए कुछ सोचे गया। और लानती, बड़े लानती है। सबीला तो जिब्रान दोनों ही बड़े लानती है। दोनों एक दूसरे ने सूट कर दे, लानते मारे हुए। निकाह, ये लफ्ज़ ना जाने कितने ही मानों को अपने अंदर समेटे हुए है। जब कोई लड़की निकाह के पाकीज़ा बंधन में बनती है तो फिर इसकी तमाम सोचें, तमाम ख्यालात, तमाम ख्वाब इसके तसव्वुर से बन जाते हैं जिसका शौहर होता है। इसके जिस्म चाह का मालिक, इसका मजबूत साइमा, इसकी ठंडी छाँव, इसका फ़ख्र व गुरूर और ये रूह अफ़री एहसास कि इसके पास एक मजबूत फौलादी बाहों की पनाह इसे कितना मजबूत और नाकाबिले तस्कीर बना देता है। लेकिन मैं, अंसला ने आज़ूदगी से सोचा, मैं तो हमद सी इसकी चुभती हुई धूप में बरना पाँव और बढ़ना सर खड़ी हूँ। शेरोज़, तुम मेरे सर पर अपने नाम का आंचल डालना नहीं चाहते।
मुझे ज़माने की तंदो तेज़ हवाओं से बचाना नहीं चाहते। मैं तन्हा हूँ, बहुत अकेली हूँ, मुझे डर लगता है। शहरोज़ वो बेआवाज़ रोते हुए अपने आप से बोलेगी। अगर किसी औरत को इसका मर्द इसे पनाह देने से इनकार कर दे तो जिब्रान जैसे दरिंदे नुमा मर्द इसे तरने वाला समझकर हर वक्त निकलने की कोशिश करते हैं। इसे जिब्रान की निगाहों से सख्त खौफ आता था। अंतला को देखकर इसकी आंखों में ऐसी हरीसाना चमक उभरती जैसे शिकारी की आंखों में अपने शिकार को देखकर उमड़ती है। अंतला काफ़ी मोहतात हो गई थी। वो अत्तुल मकान जिब्रान के सामने जाने से गुरेज करने लगी। औरत की हिस्सा अल्लाह ताला ने बड़ी तेज़ रखी हुई। इसको लग जाता पता कि कौन गंदी नज़र से देख रहा है और कौन कैसे देख रहा है। हाय उमैर, कहाँ हो आजकल? इतने दिनों बाद नजर आयो। शेरोज़ टेनिस खेल कर आया तो उमैर को अपनी मखसूस टेबल पर महवे इंतज़ार पाया। उमैर शेरोज़ का काफ़ी पुराना दोस्त था। दोनों कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे। बस यार, आजकल मम्मी पापा को कन्विंस करने में लगा। सॉफ्ट ड्रिंक पीते पीते शेरोज़ के हाथ रुक गए। इसने इंतहाई चंबे से उमैर को देखा। ओह माय गॉड उमैर, तुम अभी तक वहीं अटके हुए? मैं तो समझा था कि महज तुम्हारा जज्बातीपन है जो कुछ वक्त गुजरने के बाद झाँकी माने बैठ जाएगा, लेकिन तुम। शेरोज़ प्लीज़, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत को जज्बाती अट्रैक्शन का नाम देकर की तौहीन मत करो। मैं शहरोज़ की बात काटते हुए नाराज़ी से बोला। आई एम सॉरी यार, लेकिन प्लीज़ डोंट माइंड उमैर। तुमने इस लड़की में ऐसी क्या चीज़ देख ली जिसकी वजह से तुम जोया जैसी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की को ठुकरा रहे हो? शेरोज़ ने बिला झिझक अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। दरअसल मैं उमैर माहीन नामी लड़की से मोहब्बत कर बैठा था जो इसकी छोटी बहन की दोस्त थी, लेकिन इसका ताल्लुक मुतवस्सत तबके से था और उमैर मिल ऑनर का बेटा था। तबकाती तज़ाद की बदौलत उमैर के वालिदैन माहीन को बहू बनाने के लिए कतई तैयार नहीं थे और यहाँ उमैर साहब माहीन के इश्क में गोडे गोडे डूब चुके थे। मेरे दोस्त, मैं ये मानता हूँ कि माहीन जोया से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, ना ही दौलतमंद, लेकिन फिर भी जोया माहीन का कतई मुकाबला नहीं कर सकती। उमैर जैसे खोसा गया, जैसे वो अपने तसव्वुर की आंखों से माहीन को तक रहा है। माहीन के अंदर शर्मो हया, इसकी आंखों में हिजाब की चमक है, इसके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है जिसने इसे इंतहाई हसीन बना दी। इसके अंदाज में मोहतातपन है, एक झिझक है। वो अपने कदम भी बहुत संभल कर उठाती है क्योंकि वो ये बात बखूबी तौर पर जानती है कि औरत का सबसे कीमती और अनमोल गहना इसकी नस्वानियत का भरम है जो इसके पास मौजूद है। और शेरोज़ दम बहुत सा बैठा उमैर की बातें सुने के जहन के पर्दे पर अचानक कोई शबी उभरी और वह शबी अंतला हारून की थी। शेरोज़ एकदम घबरा सा गया और फिर सूरत से अंजला का ख्याल को जहन से झटक दिया। लेकिन उमैर, ऐसा भी तो हो सकता है मैं तुम्हारे सामने सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हूँ। शेरोज़ ने अपने आप को संभालते हुए कहा। ऑफ कोर्स शेरोज़, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो मुस्कुराकर बोला। तुम तो जानते हो कि जोया कितनी चिपकू लड़की है, हर रोज़ मेरे घर में दमकती है। एक रोज़ माहीन से इसकी मतभेद होगी तो इसने माहीन से बोल दिया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और चलो जल्दी मेरी जोया के साथ मंगनी होने वाली है। वो तो बेचारी यही समझती है मैं जोया में इन्वॉल्व हूँ। अव्वल तो मेरे सामने आती नहीं और कभी इत्तफाकन मैं सामने आ जाऊँ तो निगाह उठाकर भी नहीं देखती। माहीन का जिक्र करते हुए मैर के लहजे से गोया शहद टपक रहा था और आंखों में मोहब्बत की चमक फैली हुई थी। शेरों से देखते चला कि जिस वक्त न जाने कहाँ गुम हो गया था। हेलो गाइस, क्या हो रहा है? जोया की आवाज़ पर दोनों अपनी अपनी जगह चौंके फिर जोया की तरफ मतवज्जो हो गए। चलो दोस्त वाल देख के शायद कोई अकल फाड़ लवे, पागल आदमी। अंजला हंसपे मामूल किचन में मसरूफ़ थी जबकि बड़ी और छोटी ताई भी आज किचन में काम करी थी। अरे साइका, निकत का बुखार उतर के? बड़ी ताई ने इस्तफसार किया। हाँ भाभी, ज़रा कमज़ोरी है, छोटी ताई ने जवाब दिया। फिर ब्रोस्ट और फ्राइड राइस के ट्रे अंसला की तरफ बढ़ाते हुए बोली, जाओ जाकर निगत को दो। साइका बेगम ने सही हुक्म दिया जैसे वो इनकी मुलाजमा हो। अंसला अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कि वो निगत पप्पो के पोर्शन में जाना नहीं चाहती थी। जिब्रान के इरादे से ठीक नहीं लगते थे और इस वक्त तो सलमान भी घर पर नहीं होता था। मुजस्मा क्यों बन गया, जाओ देकर आओ। छोटी ताई की पाटदार आवाज़ ने इसे चौंका दिया। फिर मरता क्या न करता कि मस्ताक को ट्रे थाम कर निकट पप्पो के पोर्शन में आ गई। लाउंज में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा था। इसने वहीं खड़े खड़े जुनैरा सुमेरा को 2-3 आवाज़ें दे डाली लेकिन जवाब न था। बिना चार वो थोड़ा आगे आकर डाइनिंग टेबल पर ट्रे रखकर मुड़ी थी कि न जाने कहाँ से जिब्रान निकल के उसके सामने आ गया, जिसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे। अजीब बहकी बहकी निगाहों से उसे टिकटिकी बांधे तक जा रहा था। अंसला मथाविश सी होगी। वो ये ताई ने भिजवाए, मैं चलती हूँ। वो टूटे फूटे अल्फाज में इतना ही बोली थी कि अचानक इसकी ज़ुबान गूंग सी होगी। इसका बाजू जिब्रान के हाथों के शिकंजे में था। वो हैरत इस्तेजाब के समंदर में गोता सन होगी। ये क्या हरकत है? इसने सख्ती से कहना चाहा लेकिन खौफ और दहशत से इसकी आवाज़ खोखली सी होगी। खौफ की फुरेरी पूरी जिस्म में दौड़ गई। जिब्रान भाई प्लीज़ मेरा बाजू छोड़े। वो रोहासी होकर अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी। स्वीट हार्ट, सिर्फ जिब्रान का होगा, जैसे गुनगुना कर बोला। अंजला खौफ की ज़्यादती से बेहोश होने को थी। अंजला, तुम नहीं जानती तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे शहरोज़ तो पागल है जो तुम्हारी कदर न कर सका, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल खालिश लड़की हो, एक कली की मानद। तुम मेरी पनाह में आ जाओ, फिर देखना हम। और इसी वक्त अंजला ने अपनी डूबती हिम्मतों को इकट्ठा करके पूरी ताकत से जिब्रान को धकेला। इस गैर मुतवक्का धक्के से जिब्रान संभल नहीं पाया, पीछे की जानिब लड़खड़ा सके और सिर्फ इसी लम्हे का फ़ायदा उठाकर वो पागलों की तरह बाहर की जानिब भागी। जिब्रान अपनी इस नाकामी पर पेचताब खा कर रह गया। अंजला इंतहाई बदहवासी के आलम में ताया के पोर्शन की तरफ आई, अपने बेजान वजूद को लॉन की घास पर गिरा लिया। ऐसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अपने नामूस इस दरिंदे से बचाई। खौफ और दहशत की लहरें मादूम हुई तो बेबसी और लाचारी का एहसास होत करा और आंखों के किनारे नमकीन पानी से भर के जो देरी से इसके गालों को भिगोने लगे। इब्तदाई रात के पहर में सब अपनी अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ थे। अलबत्ता शेरोज़ यूं ही हवाखोरी की घर से टेरेस पर आ खड़ा हुआ।
हालांकि इस वक्त वो क्लब में होता था, लेकिन आज इसकी तबीयत कुछ जल्द सी हो रही थी, इसलिए आज वो घर पर था और इस वक्त अंजला की दगुरखू हालत पर सख्त मोतजब से टेरेस से देख रहा था। वो अभी भी टेरेस पर आया था, वरना अंजला को निगत पप्पो के पोर्शन से युद्धावानावर भागते देखकर दूर शक में मुब्तला हो जाता। रोते रोते अचानक अंजला ने सर उठाया तो बेसाख्ता इसकी निगाह शहरोज़ पर गई। शहरोज़ भी एकदम गड़बड़ा सा कि वो इसे देख रहा था। अंजला की आंसुओं को ब्रेक लग गया और फिर अगले लम्हे अंजला की निगाहों में बेइतनाई और रंजो बेबसी की नमक नजर आई। जो अगले पल मासूम होगी वो तीर की तेरी से उठकर अंदर भागी। शहरोज़ एकदम डिस्टर्ब सा हो गया। अचानक ढेरों बेचैनी और इस तरह इसके रगों पे में उतरता चला गया। लानती, तुम पागल तो नहीं हो गई? तानिया इंतहाई मुतजब होकर अंजला से बोली। तानिया प्लीज़ तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो। तानिया बेतहाशा सुलग उठी। भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हारी हरगिज़ हरगिज़ मदद नहीं करूँगी। तानिया चिढ़कर बोली। तानिया प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी गर्ल्स हॉस्टल। अंजला तुम बच्ची नहीं हो जो ये नहीं जानती कि घर से बाहर औरत साथ के लिए कितने दरिंदे और भेड़िए हाथ लगाए बैठे हैं, जो औरत के वजूद की खुशबू सूंघते हुए इसको नोच खाने की कोशिश करती है, और फिर भी तुम ये सोच रही हो। तानिया तासब से बोली। और अगर कोई दरिंदा घर में मौजूद हो जो हर पल किसी मौके की तलाश में, तो फिर औरत क्या करे? अंजला ने दिल में सोचा। इसे जिब्रान के मुतालिक तानिया को बताने की हिम्मत नहीं कि बादा तानिया इसे कसूरवार समझ ले और वो इसकी दोस्ती से हाथ धो बैठे। अंजला, अगर तुम्हें मेरा ज़रा सा भी ख्याल हो तो तुम ये घर छोड़कर जाने का ख्याल जहन से निकाल दो। तानिया अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई और अंजला को इसकी बात माननी पड़ी थी। ये कर सकती बेचारी, बेबस हो ही गई। हेलो, शहरोज़ शाह स्पीकिंग। अरे शहरोज़ के बच्चे इतने दिनों से कहाँ? माउथपीस से उमैर की खनकती हुई आवाज़ आई। ओ उमैर, तुम? शहरोज़ चौंक कर बोला। क्या बात है उमैर, बहुत खुश लग रहे हो? शहरोज़ ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। हाँ यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। उमैर खुशी इन बसात भरे लहजे बोला। तो तुम्हारे पेरेंट्स मान गए? शहरोज़ ने क्यास लगा जो बिल्कुल दुरुस्त निकला। हाँ मेरे यार, मम्मी पापा मान गए। और शहरोज़, मैंने अपनी मंजिल पा ली। उमैर मस्ती भरे अंदाज में बोला। शहरोज़ का मोर्चा इसकी बात सुन रहा था। एनीवेज, परसों मेरी मंगनी और तुम्हें ज़रूर आना है, वो तनबीह अंदाज में बोला। ओके, मैं ज़रूर आऊँगा। शहरोज़ बमुश्किल अपना लहजा बशाश बनाते हुए बोला और दूसरी तरफ उमैर ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन रख दिया। सुनो अंजला, प्लीज़ ये ड्रेसेस ज़रा शहरोज़ भैया के कमरे में रखो, तानिया मसरूफ़ से अंदाज में बोली। अंजला ने इंतहाई छंबे से तानिया को देखा। तानिया, तुम हवासों में तो हो, मैं और शहरोज़ के कमरे में जाऊँ? ना बाबा, मुझे तो माफ़ी रखो। अंजला ने तो इसे साफ सारी झंडी दिखा दी और एक मैगज़ीन में गर्क होगी। प्लीज़ अंजला, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ और शहरोज़ भैया भी घर पर नहीं है। दोपहर के वक्त वो घर में बहुत कम आते हैं मुझे अभी, और इसी वक्त पप्पा ने बुलवाया आज जुनैरा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, प्लीज़। तानिया ने इजाज़त से बोली। अंजला को इसकी सूरत देखकर तरस आ गया। ओके, लेकिन वो घर पर तो नहीं है? अंजला किसी खतरे के तहत बोली। नहीं है, तुम जाओ। तानिया उजलत में जवाब देकर कमरे से बाहर निकल गई। अंजला मैगज़ीन एक तरफ रखकर ड्राई क्लीन से आए शहरोज़ के कपड़े उठाकर इसके कमरे तक आई, लेकिन न जाने को अंदर जाने की हिम्मत न हुई। वो कुछ देर तक यूँ ही शीशोपंच की कैफियत में मुतलक खड़ी रही कि जाए या ना जाए, लेकिन वो कमरे में तो नहीं है। वो अपने आप से बोली, फिर दिल को मजबूत करते हुए कमरे का दरवाज़ा तक के अंदर दाखिल होगी। वो पहली बार शहरोज़ के कमरे में आई थी। कमरा अपने मकीन की आला ज़ोक़ी का सबूत पेश कर रहा था। ऐश ग्रे और ऑफ वाइट कलर के इम्तिजाज का डेकोरेटेड कमरा आने वाले की तमाम तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करने में कामयाब रहा। आयरन रोड के खूबसूरत से बेड के बिल्कुल सामने दीवार पर इसकी अनलार्ज तस्वीर आवेज़ा थी, जिसमें इंतहाई दिलनशी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मौसूफ मुस्कुरा भी ऐसे नहीं जैसे दुनिया पर एहसान कर रहे हो। वो बाबाज़ बुलंद अपने ख्यालात का इजहार करती हुई बेड के नज़दीक है और बेड पर कपड़े रख रही थी कि खट की आवाज़ पर वो सूरत से मुड़ी। वॉशरूम के दरवाजे से शहरोज़ पात का उन पहने हाथ में टावल लिए बरामद हुआ। ओह माय गॉड, ये तो मौजूद है। अंजला का चेहरा पल भर में फ़क हो गया। इसीलिए मैं शहरोज़ की नज़र अंजला पर जा पड़ी। वो इसे अपने कमरे में देखकर बुरी तरह चौंकी। ये यहाँ क्या करी? शहरोज़ ने उलझ कर सोचा, फिर काटदार निगाहों से अंजला को देखा। इस वक्त इसका दिल चाहा कि कहीं से जादू की छड़ी इसके हाथ लग जाए, वो पल भर में इस कमरे से गायब हो जाए। वो तानिया जुनैरा को देखने गई, कुछ लोग आने वाले, इसलिए वो कपड़े। इसने इंतहाई बदहवासी के आलम में वजाहत देते हुए कपड़ों की तरफ इशारा किया। घबराहट के आलम में वो इंतहाई उल्टा सीधा बोल के फिर देरी से दरवाजे की तरफ लपकी। लेकिन ये क्या? इसका बाजू शहरोज़ के सख्त तानी हाथ में जैसे जकड़ कर रह गया। अंजला का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसने घबराकर शहरोज़ की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों की माने सख्ती और खून की तरह सुर्खी थी। होठों सख्ती से भेजते हुए जैसे ज़बत की आखिरी बुलंदियों पर। ये क्या हरकत है? प्लीज़ मेरा बाजू छोड़े। अंजला मिनमिना कर बोली। तुमने तानिया को मैसेज दिया था? शहरोज़ के मुँह से इंतहाई गैरमत व अल्फाज सुनकर पहुँच कर आएगी। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कोई इसे इतने सख्त तेवरों से बास परस करेगा। अंजला इस बात से अनजान थी कि इसने शहरोज़ के अनार को ढूंढ कर सख्त ज़रब पहुँचाई थी, और अंजला की यही बात शहरोज़ को इसी तरफ मतवज्जा कर गई थी। अंजला, हारून, मेरे सवाल का जवाब दो। वो इंतहाई ज़ोर से धड़ा कि अंजला अपनी जगह काम करेगी। स्टूपिड गर्ल, यू स्टैचू बन के की तरह खामोश क्यों खड़ी हो? इसने सख्त तैश के आलम में इसका बाजू भेजा। तकलीफ के एहसास से अंजला के होंठों से कराह बरामद हुई। तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने तानी से ये कहा कि तुम मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं करती? तुम्हें अपनी औकात का पता है?
वो मुश्किल इसकी पर संग रेसे पर सारा था। जब से तानिया ने शेरोज़ को अंजला का पैगाम दिया था तब से वो तौहीन और हानत के एहसास से बुरी तरह जल रहा था। और जब से इसने ये नोट किया था कि जिब्रान अंजला को कुछ ज़्यादा ही अहमियत देता, तब से वो न जाने किस एहसास के तहत सुलग रहा था। तुम तो यहाँ मेरी बीवी की हैसियत से आई थी, तो अब फिर यहाँ तुम्हें किसी और की चाहत। मिस्टर शहरोज़ शाह। शेरोज़ आज अपने अंदर की तमाम खौला निकालने के दर पे था, ये जाने बिना कि इसके लफ्ज़ों के सुलगते अंगारे किस तरह इसकी रूह को खाकसर करके दे रहे हैं। अंतला इस इल्ज़ाम पर बिलबिला कर रही अपनी इस कदर तौहीन और तज़लील पर इसका रमा रमा सुलग उठा। आप अपने आप को समझते क्या हैं? बहुत हैंडसम, स्मार्ट, दौलतमंद बाप का इकलौता वारिस हैं। अंजला तनफ़्फ़ुर से बोली, और मैं आपकी बीवी बनने के लिए मरी जा रही हूँ। शायद आप यही आपको गलतफ़हमी है। अंतला इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, नहीं मिस्टर शाह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे कबूल करें या ना करें। और हाँ, मेरी नानी ने मेरी तरबियत में खतूत पर किए नहीं की कि किसी के निकाह में होते हुए मैं किसी और की चाहत करूँ। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी नानी और दादा के बांधे इस बंधन की लाज रखने चली आई थी जो मेरी लाइल्मी में बांधा गया। मैं तो अपने प्यारों के सामने सुरखरू होना चाहती थी। इनकी मोहब्बत और मान की खातिर यहाँ जलील होने चली गई। बोलते बोलते अंजला की आवाज़ बंद की। लेकिन आप क्या जाने मोहब्बतें क्या होती हैं, मान क्या होता है, और इनको निभाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। आप अपनी अना और मर्दानगी के नशे में चूर इंतहाई मगरूर इंसान है। नानी और दादा जान ने आपको मेरा साहिबान और मुहाफिज इसलिए बनाया था कि आप मुझे ज़ीज़ की तपती धूप से बचाकर अपनी छाँव में पना देंगे। लेकिन पनाह देना तो दूर पनाह देना तो दूर की बात है, आपने तो मुझे सहरा की जलती हुई धूप में तनहा नंगे पाँव खुले सर ला खड़ा किया, फिर कहते कि उफ भी ना करूं। बावजूद इंतहाई ज़बत की अंजला की आंखों के जाम भर के जो अब लबरेज होकर गालों पर लुढ़क और शेरोज़ हक्का बक्का खड़ा बस इसे देखता रह गया। हाथ की गिरफ्त खुद ब खुद अंजला के बाजू पर ढीली होगी। फिर अंजला वहाँ रुकी नहीं, भागती हुई कमरे में आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे फ़र्क पड़ता है शेरोज़, अगर तुम मुझे कबूल ना करो, वरना कौन मुझे जबरान जैसे लोगों से तहफ़्फ़ुज़ देगा। हाँ शेरोज़, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो खुद फरामोशी के आलम में बोलते बोलते अचानक रुकी। मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिवा किसी को कबूल नहीं कर सकती। अंजला ने अचानक कैसे अल्फाज अता किए और दिल की इस बात पर वो खुद भी हैरान रह गई। नकाह सी बिब्बी हो दे तो वो तुम्हारे दिल में तो फीलिंग्स पैदा होनी है। लानती बगैरत आस्ते पावे गंदा, आफ्टर ऑल है तो तेरा बंदा। बाद शेर बन गया, पावे गंदा लेकिन है तो तेरा बंदा। जुनैरा के लिए वह रिश्ता कबूल कर लिया गया था। आजकल घर में जुनैरा की मंगनी की तैयारियां इंतहाई ज़ोर शोर से हो रही थी। अंजला भी कामों में हाथ बटा रही थी। जुनैरा और समायरा का रवैया अब अंजला के साथ इतना बुरा भी ना रहा था और ना बहुत अच्छा। अलबत्ता सबीला इस पर तंज करने का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं देती। अंजला सबीला के किसी तंज का जवाब देना पसंद नहीं करती थी, जबकि जबरान इस दिन के वाक़े के बाद अब तक अंजला के सामने नहीं आया था। आज जुनैरा की मंगनी थी, इतने दिनों बाद आज अंजला का जबरान से सामना और मारे खौफ और दहशत के इसका खून खुश्क हुआ जा रहा था। इसकी हरीसाना बेबाक निगाहें तमाम वक्त इसके वजूद का अहाता किए हुए थी। सबीला आज मुकम्मल कील कांटों से लैस थी। रेड साड़ी पर गोल्डन स्लीवलेस चुस्त ब्लाउज पहने और सोने की मानी दमक रही थी। ताने की लाख मिनटों से मजबूर होकर अंजला भी निकसक से तैयार हुई थी। ऑफ वाइट कलर के पजामे पर ऑफ वाइट ही कुर्ता, जिस पर गोल्डन और सिल्वर सितारों और मोतियों का इंतहाई नफीस सा काम किया हुआ था, और सारे 7 कानों में बेले की बालियाँ पहने में कोई आसमानी अप्सरा लग रही थी, जबकि बालों को चोटी में मकीद किया हुआ था। सबीला अंजला की तैयारी उसका मशरकी हुस्न देकर जल भुनकर कबाब होगी। तानिया के साथ डाइनिंग टेबल पर रखी मिठाइयाँ प्लेटों में मुंतकिल करी थी कि इस असना में शेरोज़ अपने कमरे से तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर आता कि बेसाख्ता इसकी निगाह अंजला के दिल मोह लेने वाले सरापे पर उलझ सी गई। चंद साने मंजला को देखता चला गया। तानिया ने शेरोज़ की इस हरकत को बगौर नोट किया और दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई। वो यही चाहती थी कि किसी तरह शेरोज़ इस प्यारी लड़की की तरफ माइल हो जाए और उसे अपना ले। क्या हुआ शेरोज़ भैया, कहाँ खो गए? तानिया की शरारत भरी आवाज़ ने एकदम शेरोज़ की महवियत को तोड़ा तो वो खिजल सा हो गया, लेकिन अगले पर इसने अपने आप को संभाल लिया। कहाँ? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। वो सबीला कहाँ है? एकदम इसने मौजू बदला। तानिया कुछ मायूस सी होगी बाहर है, जबकि अंजला ने अपनी तमाम तर तवज्जो अपने काम की तरफ मबसूल रखी। शेरोज़ इसके करीब से खुशबुएं बिखेरता हुआ चला गया। तो भी ना इम्पोर्टेंस ना दे बगैर तनु। तुझे फूल कहूँ या चाँद, बहार के मौसम में खिली शगुफ्ता, कली कहूँ या फिर आसमान से उतरी कोई नाजुक परी। अंततः तायमी के कहने पर लॉन में रखी फूलों की टोकरी देखने आई थी। जिब्रान की बहकी बहकी आवाज़ पर कोई करंट खाकर पलटी। जिस बात का डर था वही हुआ। मुअत्तल मकान इस बात की कोशिश कर रही थी कि जिब्रान से इसका सामना न हो, लेकिन वो भेड़िया तो जैसे घात लगाए बैठा था। जिब्रान भाई प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अंजला बहुत बेबसी से बोली। वो किचन के दरवाजे पर फैल कर खड़ा हुआ था, अंजला के भागने के सारे रास्ते मसदूद किए हुए। इंतहाई नमाक से इसे जिन नज़रों से देख रहा था, इस लम्हे अंजला का दिल चाह के ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। या अल्लाह, किसी को यहाँ भेज दे, मुझे शख्स की गलीज़ और करीह निगाहों के हसार से आज़ाद करा दे। इसने तड़प कर दिल ही में दुआ की। जिब्रान, यह आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकती थी। जिब्रान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिब्रान शेरोज़ की गैरमत व कामत पर थोड़ा घबरा सा गया। वो एक्चुअली मामी अंजला को बुला रही थी, तो मैं इसे बुलाने आया था। जिब्रान ने संभल कर वजाहत पेश की। फिर शेरोज़ इसे काफ़ी जांचती खोजती आंखों से देख रहा था। ये कहते जिब्रान बाहर की तरफ चल दिया। शेरोज़ ने किचन में खड़ी अंजला पर अचटती नजर डाली तो कहीं गड़बड़ का एहसास हुआ। अंजला का चेहरा काफ़ी उतरा उतरा सा था।
वो अपने हाथों की उंगलियों को इंतहाई इज़्तिराबी कैफियत में चटक रही थी। शेरोज़ कुछ बोलते बोलते रुक सा गया, फिर पलट कर बाहर चला गया। अंजला ने कब का रुका हुआ सांस बाहर खारिज किया। थैंक यू शेरोज़, आपने यहाँ आकर अनजाने में मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। वो ज़ेरा बड़बड़ा कर बोली। मंगनी का फंक्शन बखैर हो भी अंजाम पा गया। मेहमान अब रुखसत हुए थे। ओके शेरोज़, अब हमें भी इजाज़त दो। शेरोज़, उमैर और शेरोज़ के दीगर फ्रेंड्स इससे इजाज़त तलब कर रहे थे। ओके, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। शेरोज़ ने हक की मेज़बानी अदा की। ओके बाय। सब दोस्त निकल गए, लेकिन उमैर कसदन पीछे रह गए। सुनो दोस्त, उमैर इंतहाई संजीदगी से बोला। हाँ बोलो। शेरोज़ पूरी तरह उमैर की ताने मतवज्जा था। शेरोज़, जब कोई चीज़ हमारी चोली में बासानी आ गिरती तो हमें वो बिल्कुल बेहैसियत और बेबुक्कत सी लगती है, चाहे वो कितनी कीमती और अनमोल क्यों ना हो। लेकिन जब वही चीज़ हमसे छिन जाती है, दूर चली जाती है, तब हमें अपने तहिए दामा होने का एहसास होता है। लेकिन फिर इस वक्त हमारे पास पछतावों के अंधेरे के सिवा कुछ नहीं रहता। शेरोज़ खामोश था। उमैर को देखता रहा। वो अंजला और शेरोज़ के रिश्ते के बारे में बखूबी जानता था। शेरोज़ को अंजला के साथ रवैया भी इसकी आंखों से मख्फी नहीं था। अंजला बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल माहिन की तरह। मेरे दोस्त, इसे खो मत देना। वो इसे बहुत कुछ पावर करा गया और शेरोज़ पर अजीब से एहसास तारी होने लगे। देखो लानती होश के दो अंदर। शेरोज़, आई लव यू। व्हाट? शेरोज़ ने चौंक कर सबीला को देखा। वो दोनों शाम के वक्त लॉन में बैठे इधर उधर की बातें करते कि अचानक सबीला ने कह डाला। वो काफ़ी दिनों से शेरोज़ को उलझा उलझा सा परेशान देख रही थी। इसे डर था कहीं वो अंजला की मासूमियत और सादे से हुस्न की तरफ माइल ना हो जाए। यही ख्याल इसकी रातों की नींद उड़ाया हुआ था। शेरोज़ और सबीला दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इनमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी थी और शेरोज़ सबीला को पसंद भी करता था। लेकिन अगर अंजला यहाँ ना आती तो यह मुमकिन था कि शेरोज़ सबीला को प्रपोज़ कर देता। लेकिन जब से इसने अंजला के एतवार को देखा था, इस पर यह राज मुनकशिफ हुआ कि लड़कियों का एक रूप ये भी होता है, शर्म झिझक और हया का ऐसा अनोखा रूप जिसके आगे हर रूप मानित पड़ जाए। वो तो सिर्फ सबीला जैसी लड़कियों को जानता है जो मॉडर्निज्म के नाम पर अपनी हया और उस्मानियत को दांव पर लगा लेते हैं। शेरोज़ को खामोश बैठा देखकर सबीला सख्त मुतफक्कर हुई। शेरोज़, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शेरोज़ ने सबीला की तरफ देखते हुए गहरी सांस फिजा से खारिज की। सी सबीला का अपने मुंह से इजहार मोहब्बत करना बिल्कुल नहीं भाया था। हालांकि कुछ ही अरसे पहले वो इस तरह लड़कियों के इजहार मोहब्बत में पहल करने को मायूब नहीं समझता था बिल्कुल भी। वो कहता था कि लड़कियों में आज के ज़माने में कोई फ़र्क नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वही काम आजकल लड़कियाँ भी कर सकती हैं। लेकिन आज इसने जाना था कि लड़कियों में बहुत वाज़ेह फ़र्क शर्म और हया और झिझक का है। और अगर कोई लड़की फ़र्क मिटाने की कोशिश करती तो वो लड़की नहीं रहती। शेरोज़ आज बिल्कुल नए अंदाज में सोच रहा था। शेरोज़, तुम कहाँ गुम हो? एकदम सबीला की झंझलाई हुई आवाज़ पर वो ख्यालों की दुनिया से वापस आया। देखो सबीला, वो कुछ सोचते हुए बोला ही था कि एकदम मोबाइल की बीप बज उठी। सबीला ने शेरोज़ के मोबाइल को कीनातोज़ निगाहों से देखा। शेरोज़ मोबाइल की तरफ मतवज्जा होकर सबीला पहलू बदल करेगी, क्योंकि पूरी यंग जनरेशन लॉन की तरफ आ रही थी। आज जुनैरा के ससुराल वालों ने इनकी दावत की थी। सुबह से सब तैयारियों में लगे हुए थे। अंजला को टेम्परेचर महसूस हो रहा था। मंगनी की थकान और ज़हनी दबाव से बुखार आ गया था। अंजला देख रही थी कि शेरोज़ ने सबीला के साथ लॉन्ग ड्राइव पर और घूमने फिरने जाना बहुत कम कर दिया था। इस सूरत हाल से सबीला शेरोज़ से काफ़ी नाराज़ थी। लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि अब की बार वो पहले की तरह से मना भी नहीं रहा था। शाम को सब घर वाले दावत पर चले गए। तानिया अंजला को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंजला ने इसे ज़बरदस्ती भेज दिया। चल तू भेज दो ना ज़बरदस्ती, बाद जो आप ही भूतेंगी। चबल जी, एड्डा भी बंदा की पागल हो गया। अंजला ने एक बात नोट की थी कि जुनैरा की मंगनी के बाद से तानिया बहुत खुश रहने लगी। इसने खुशी की वजह जानना चाहिए, लेकिन वो टाल गया। अंजला ने भी मज़ीद इस्तफसार नहीं किया। घर में वो और घर की मुलाजमा ज़ुबैदा थे। अंजला गहरी नींद से बेतार हुई तो घड़ी रात के 9 बजा रही थी। इसे अपनी तबीयत कुछ बहाल महसूस हुई तो भूख का शदीद एहसास हुआ। वो मुँह धोकर किचन की जानिब चली आई। घर में बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी। शायद ज़ुबैदा अपने क्वार्टर तक गई हो। वो कयासराई करती हुई फ्रिज में से ब्रेड और मक्खन निकाल कर खाने लगी और फिर चाय बनाकर बाहर लाउंज में आ गई। टीवी ऑन करके वो मदद से सोफे में थंस की। माँ ने इसे कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई थी। वो यही समझी कि शायद ज़ुबैदा आ गई। वो बस बैठी टीवी देखती रही कि अचानक किसी ने मर्दाना हाथों ने पीछे से आकर इसके बाजुओं को पकड़ लिया। वो इंतहाई दहशत के आलम में सूरत से पलटी तो मुकाबले पर नज़र पड़ते वो सुनाटे में आ गई। पूरे जिस्म में खौफ की फुरेरी सी दौड़ गई। चाय की प्याली हाथ से छूट गई। आप दावत में नहीं गए? अरे मेरी भोली चिड़िया, जिब्रान गुनगुना कर बोला। दावत में तुम नहीं थी तो मेरा दिल कैसे लगता? अंसला ने अपने बाजू जिब्रान के हाथों की कैद से आज़ाद करवाने चाहे, लेकिन नाकाम रही। छोड़ो मुझे जलील आदमी, वो सांप की मानित फनकार के बोली। ज़ुबैदा, ज़ुबैदा। अगले पल वो हसियानी अंदाज में ज़ुबैदा को पुकारने लगी। क्यों अपने नाजुक गले में खराशी डाल रही हो? ज़ुबैदा को तो मैंने बाहर भेज दिया। अब सिर्फ जलील इंसान, मेरी जगह अगर तुम्हारी बहन होती तो? अंजला जिब्रान की बात कता करके चिल्लाई कि अगले पल जिब्रान से भी ऊंची आवाज़ में बोला, शट अप। इसी पल अंजला ने अपने नाखूनों से जिब्रान के झुके चेहरे पर भरपूर हमला किया। इस अचानक अवतार पर जिब्रान घबरा गया। अंजला जिब्रान को धक्का देकर बाहर की तरफ भागी। जिब्रान भी इसके पीछे लपका। वो भागते हुए लॉन में आ गई, लेकिन जिब्रान ने इसे जा लिया। अंजला हसियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। जिब्रान को शदीद ताव आ गया। इसने एक के बाद दिगरे 2 जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर दे मारे। इस कदर फलादी मर्दाना हाथ की तरफ वो बर्दाश्त न कर सकी। बेदम होकर ज़मीन पर बैठती चली गई। होंठों के किनारे से खून जारी हो गया। बहुत नखरे कर लिए। वो इसके करीब आकर फनकारा, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो।
अंसला मिन्नत से माजिद पर उतर आई, लेकिन वो काबिल पर मतल्लक असर न हुआ, क्योंकि वहाँ इंसान एक सफाक दरिंदा था जो पहले दिन इस पर निगाह गाड़े बैठा था। शेरोज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। वो शेरोज़ को आवाज़ देखकर बुरी तरह रोती चली गई। जिब्रान कहका लगाकर हंसता चला गया। तुम शेरोज़ को बुला रही हो, जिसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं, जो तुम्हें जलील करता, तुम पर एक निगाह इल्तफ़ात डालना पसंद नहीं करता, जिस वक्त सबीला के संग इसके हुस्न को खराज पेश कर रहा होगा, और तुम शेरोज़ की इतनी कजदाई और कजरवी के बावजूद इसके नाम की गर्दान कर रही हो। ये कहकर उसकी जानिब बढ़ाई था कि एकदम कोई इंतहाई ज़ोर से चीखा, जिब्रान। जिब्रान ने बुरी तरह घबरा के सामने देखा। इसी वक्त कमज़ोर और बेबस अंसला ने भी निगाह उठाकर देखा। शेरोज़ अपनी शोला उगलती निगाहों से आंखों से उसे घूर रहा था। शेरोज़, इतना कहकर अंसला बिजली की तेज़ी से उठी और दीवानावार भागती हुई शेरोज़ के कशादा सीने से लगकर बुरी तरह रो दी। शेरोज़, आप आ गए। वो मुसलसल रोए जा रही थी कि एकदम इनके लफाजों पर यूँ चुप हुई जैसे किसी चलती हुई मशीन का बटन बंद कर दिया जाए, वो अचानक साख्त हो जाए। यकीन करो शेरोज़, अंसला ने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया, कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम आ जाओ, और फिर इसी ने मुझे वर्गलाने की कोशिश की। अंसला ने हरासा होकर अपना सर उठाया। नहीं शेरोज़, ये झूठ। शेरोज़, ये अंसला तुम्हारे सामने ड्रामा करिए। जिब्रान ने अचानक पैंतरा बदला। शेरोज़, मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज़ मुझ पर यकीन कीजिए, मुझे इस तरह बेतमार मत कीजिए, मैं खाइन नहीं हूँ। शेरोज़ प्लीज़। वो दोनों हाथों से इसके बाजू को झंझोड़ते हुए बोली, शेरोज़ सिर्फ एक बार मुझ पर एतबार कर ले, वरना आज मैं बिल्कुल बेमोल हो जाऊँगी। ये शख्स झूठा है। अंसला ने जुनूनी अंदाज में अपनी उंगली जिब्रान की तरफ उठाई, बल्कि इससे पहले भी वो हरास और बदहवासी में अपनी वजाहतें दे रही थी कि वहाँ शेरोज़ ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। अंसला ने इंतहाई खौफ और दहशत से लबरेज आंखों से शेरोज़ को देखा। अंसला की आंखों में इस वक्त इतनी बेबसी, खौफ और डर था कि शेरोज़ अपनी निगाह चुरा गया। अंसला, तुम्हें एक लफ्ज़ भी मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। शेरोज़ के लबों से दावे लफ्ज़ों पर अंसला की हालत ऐसी होगी जैसे अभी भी इसकी रूह कब से अंसरी से परवास कर जाएगी। और दूसरी तरफ जिब्रान मुतमिन हो गया कि शेरोज़ ने इसकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन शेरोज़ के अगले जुमलों ने जैसे अंसला की मुर्दा जिस्म ज़िंदगी की हरारत तोड़ा दी। जो कह रहा था, तुम्हें अपनी सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है अंसला, मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बाकिरदार और हयादार लड़की हो। शेरोज़ जैसे इसके कानों में अमृत खोल रहा था। अंसला अपने चेहरे पर हैरानी, इस्तेजाब और खुशी के रंगली से तशक्राना निगाहों से देख रही थी। जिब्रान ये सिचुएशन देखकर बुरी तरह घबरा गया। इसने यहाँ से भागने का इरादा किया, लेकिन शेरोज़ इस पर चील की मानच इंतहाई गैज़ो इश्तियाल की कैफियत में लपका। जलील कमीना, तेरी हिम्मत कैसी हुई अंसला पर बुरी निगाह डालने की। शेरोज़ गुस्से से आपे से बाहर हो गया और जिब्रान पर घूंस और लातों की बारिश कर दी। अंसला एक कोने में खड़ी दोनों को गुत्थम गुत्था होते देखकर थर थर काँप रही थी। ये क्या हो रहा है? एकदम बड़े ताय की आवाज़ गूंजी। अंसला ने सूरत से पलट कर देखा तो सकते में आगे घर के तमाम अफराद हैरत और इस्तेजाब की तस्वीर बने इस तमाशे को समझने की कोशिश कर रहे थे। शेरोज़ जिब्रान को अधुआ कर छोड़कर बफर कर इन सबकी जाने मुड़ा। डैडी, जलील इंसानी अंसला को मामूजान ये झूठ बोल रहा है। आई स्वेयर अंसला ने मुझे खुद बुलाया था। जिब्रान आस्तीन से अपने होंठों से निकलते खून को पहुँचते हुए तेजी से बोला। शट अप। शेरोज़ शेर की मारी ठाड़ा। शेरोज़, तुम ज़रा चुप रहो। कमाल शाह ने शेरोज़ से डपट कर कहा। डैडी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? शेरोज़ से शौक की कैफियत में बोलता फिर तन तना कर बोला, लेकिन आप सब लोग मेरी बात गौर से सुन लें। इस शख्स ने मेरी बीवी पर बुरी निगाह डाली और इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो एक बार फिर जिब्रान की तरफ लपका, लेकिन दरमियान में दोनों ताया होने से पकड़ लिया। शेरोज़ के मुँह से अल्फाज हाज़रीन पर जैसे बिजली बनकर गिरे। सबीला हक तक सी बस शेरोज़ को देखेगी। डैडी और मम्मी, आप लोगों ने अंसला के साथ नौकरों से भी बदतर सलूक रवा रखा, लेकिन डैडी, वो कमाल शाह के जाने मुड़ा। अंसला आपकी तो सगी भतीजी थी, आपका खून थी। अगर मैं इस रिश्ते से नाराज़ था तो कम से कम आपको अपनी यतीम भतीजी का शफ़क़त और मोहब्बत देनी चाहिए थी। दादा जान ने अंसला का निकाह हज़ारों मुखालफतों के बावजूद इसलिए किया कि ये ज़माने की ठोकरों का शिकार न हो, कहीं इनका खून इनके मरहूम बेटे की निशानी बेसाहिबा ना हो जाए। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि जिन भेड़ियों से बचाने के लिए उन्होंने अंसला को इस घर में लाने का इंतज़ाम किया था, इसी घर में जिब्रान जैसा भेड़िया मौजूद होगा, जो सबकी मौजूदगी में इसे बेमोल करने की कोशिश करेगा। शेरोज़ जिब्रान को तो नफ़रत से देखते हुए बोला। कमाल शर्ट से अलीम शाह ने दामद से सर झुका लिया। लाख लानत तोड़ी ज़िंदगी ते लानत। आज शेरोज़ ने सबको आईना दिखा देते। अंसला हैरत से शेरोज़ को देखेगी। और आप निकत फुप्पो, आपको भी हारून चचा की इस आखिरी निशानी इनकी इकलौती बेटी से कोई मोहब्बत न जागी? इससे बेइतनाई बढ़ती रही। ये सिर्फ रोशनी चची की बेटी नहीं, ये हारून चचा की भी बेटी है। फिर आप लोग क्यों इससे हकीकत से नजरें चुराते रहे? निकत फुप्पो ने हमारी शर्मिंदगी के रोना शुरू कर दिया। साइका और रेहाना बेगम बस हैरत से शेरोज़ का ये रूप देखी थी, जो इनके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी आंखों पर ज़गफ़त की बरवक़्त पट्टी खोल दी, वरना मैं हमेशा के लिए तहीदामा हो जाता। अब मैं और अंसला इस घर में नहीं रहेंगे, हम जल्दी सिंगापुर चले जाएंगे। शेरोज़ के इस बात पर जैसे सबका सकता शनाखे से टूटा। सबीला मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोकते हुए अंदर की तरफ भागी। रेहाना बेगम ने इंतहाई परेशानी के आलम में अपने शौहर को देखा, जबकि अंसला शेरोज़ की इस बात पर भौंचका सी रह गई। ये कहकर शेरोज़ गाड़ी पर लेकर बाहर चला गया और अंसला तानिया के हमरा थके थके मुज़म्मिल कदमों से अपने कमरे में आ गई। बड़ी गल है, बड़ा स्टैंड लेता मुंडे ने एंड टाइम थे। तानिया, ये सब क्या उससे हो गया? शेरोज़, मेरे लिए अपने घर वाले अपने माँ बाप से लड़ पड़े, और तो और उन्होंने मुझे अपनी बीवी तस्लीम किया। इन्होंने सबके सामने मेरे सर पर इज़्ज़त और मान की चादर डाल दी। वो अजीब से साथ में घिर कर रोने लगी।
खुदा का शुक्र करो अंसला किसने शेरोज़ भैया की आंखें खोल दी, उन्हें खरे खोटे का फ़र्क मालूम हो गया। अब तुम तमाम पुरानी बातों को भुलाकर अपनी नई ज़िंदगी का इस्तकबाल करो। लेकिन तानिया, अंसला को अचानक कुछ याद है, क्या हम वाकई सिंगापुर जा रहे हैं? तानिया इसकी आंखों में इस्तजाब व बेयकीनी के रंगों को देखकर मुस्कुरा दी। हाँ अंसला, तुम दोनों अगले हफ्ते सिंगापुर जा रहे हो और ये सब कुछ बदौलत की वजह से हुआ। तानिया फर्जी खाला छाड़ते बोली, क्या मतलब? वो ना समझने वाले अंदाज में बोली, एक्चुअली अंसला, मैं शेरोज़ भैया को काफ़ी दिन से कुछ बदला बदला सा महसूस कर रही थी, ख़ुसूसन तुम्हारे हवाले में। मैंने एक बात नोट की थी, और मंगनी वाले दिन तो तुमने इनका रहा सहज करार भी लूट लिया। वो पूरे फंक्शन में सिर्फ तुम्हें देख रहे थे और मैं शेरोज़ भैया की एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। ओह, तो इस दिन शेरोज़ किचन में इत्तफाकन नहीं आए थे, अंसला ने दिल में सोचा। वो शायद तुम्हारा और सबीला का मुआसना कर रहे थे। मंगनी के दूसरे दिन मैंने इनकी आंखों में तुम्हारा भरपूर अक्स देख लिया। ताने के अल्फाज इसके अंदर ठंडक फैला रहे थे। फिर एक दिन मैंने इन्हें घेर लिया और सब कुछ लुआ लिया। वो इतरा कर बोली तो अंसला बेसाख्ता खुलकर हंस दी। अब कोई बोझ, कोई खौफ इसके दिल में नहीं था। लेकिन अंसला, ताने ने दोबारा बात छोड़ी, वो अपने और घर वालों के रवैये से बहुत नादिम थे, और फिर हम दोनों ने मिलकर इसका हल ये निकाला कि वो तुम्हें इस घर से लेकर यहाँ से चले जाए। और फिर तुम्हारे पासपोर्ट वगैरह के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने इन्हें फराहम किए। मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन ये बात इस अंदाज में खुलेगी मुझे अंदाज़ा ना था। हाय यार, मेरे दिल में कह रही हूँ, अल्लाह रहम करे, मेरे गले में खराशें पड़ गई हैं। ताने जिब्रान की हरकत का सोच कर अफसरदा होगी। लेकिन अंसला, तुम मुझे तो बता सकती थी कि जिब्रान भाई तुम्हारे साथ। सॉरी तानिया, अंसला इसकी बात करते हुए शर्मिंदगी से बोली, मुझे डर था कहीं मैं तुम्हारी दोस्ती से हाथ न धो बैठूँ। अरे पागल हो तुम। तानिया इसके गले लग गई तो अंसला एक बार फिर रोने लगी। तानिया, आज मैं अपने प्यारों के आगे सुरखरू होगी। इनकी रूहों को सुकून मिल गया होगा, लेकिन मेरी मंजिल पर सिर्फ तुमने मुझे पहुंचाया, वरना मैं तो इन बुरखार और कठिन रास्तों में भटक ही जाती। तुमने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। जब भी ठोकर लगी, तुमने मुझे अपनी मेहरबान बाहों में पनाह दी। मैं टूटकर बिखरने लगी तो तुमने मुझे समेटा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, क्योंकि शुक्रिया कहने से एहसान कम हो जाता है। अंसला की इस कदर जज्बाती गुफ्तगू सुनकर तानिया भी अंसला के रोने में साथ देने लगे। चलो माँ सदके जा, दोनों जप्पियाँ पा पा के रोवो। तानिया, क्या वो तैयार है? वो बेहद झिझक कर तानिया से इस्तफसार कर रहा था। शेरोज़ के दिल में खौफ कुंडली मार के बैठ गया, कहीं अंसला इसके साथ का रवैया और बदसलूकी की बदौलत इसके साथ जाने से इनकार ना करते। शेरोज़ भैया वो बहुत हसास और प्यारी लड़की है, आप इसे मनाने गए तो वो ज़रूर मान जाएगी। तानिया से तसल्ली देने के अंदाज में बोली, एनीवेज वो बिल्कुल रेडी है, मैंने इसका सामान गाड़ी में रखवा दिया। ओह, ये सुनकर शेरोज़ के दिल से कोई पहाड़ सिरका। वो एकदम हल्का फुल्का हो गया। तानिया के सर पर प्यार से चप्पत रसीद करता हुआ अपना सामान बाहर गाड़ी में रखने चला गया। शेरोज़, वो सामान रखकर पलटा तो देखा सामने सबीला मल्च के कपड़ों और बिखरे बालों में खुद भी बिखरी बिखरी सी खड़ी थी। शेरोज़, बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ये अल्फाज सुनकर शेरोज़ ने चंबे से सबीला की तरफ देखा। सबीला, मुझे वो लम्हा याद दिला जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुमसे शादी का इरादा रखता हूँ। शेरोज़ ने इंतहाई ठोस लहजे में कहा तो सबीला चुप की चुप रह गई। सबीला के पास वाकई इस बात का जवाब नहीं था। वो जाते जाते इसके करीब ज़रा की ज़रा रुका। सबीला, हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे और इससे आगे कुछ भी नहीं। वो कहकर देरी से आगे बढ़ गई और सबीला से दुख से देखती रह गई। तू किसी ने तंज कर ला। जाते वक्त अंसला ताने के गले रखकर बहुत रोई। ताने से लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ सवाई जिब्रान और सबीला के घर के तमाम अफराद मौजूद थे। शेरोज़ बिल्कुल सामने सोफे पर चुपचाप बैठा था। अंसला को अंदर आते देखकर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं। वो किसी की तरफ निगाह डाले बगैर इस स्पॉट सी आवाज़ में बोला तो ताई में तड़प कर रहेगी। शेरोज़, मेरे बच्चे देख, ऐसे मत जा। हम अंसला को बहू बनाने को तैयार है बेटा। वो जल्दी से बोली। ताई अम्मी के मुँह से इसका तो गैर मुतवक्कल अल्फाज सुनकर अंसला साख देगी। बेटा, तुम तो मेरा दायां बाजू हो, भला तुम्हारे बिना मैं क्या कर सकूँगा? ताया बहुत रंधी हुई आवाज़ में गोया हुए फिर अंसला की जानिब नादम नादम से पलटे। बेटी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। अंसला के आंसू तेरी से बहने लगे। छोटे ताया भी अंसला की तरफ बढ़े। खुश रहो बेटी। इन्होंने दुआ दी। अंसला से मजीद ज़ब्त ना हो सका, बड़े ताया के सीने से रख कर रो दी। छोटे ताया ने भी इसे गले से लगा लिया। जब वक्त हमारी दस्तरस में होता तो हम फ़िरौन से बने रौनक से इसे गुजार देते हैं, और जब ये मुट्ठी से रेत की मानी तो एकदम फिसल जाता है और हमारे दामन में पछतावों और नदामतों के कांटे डाल देता है, तब हमें अपने तहीदामा होने का एहसास होता है। शेरोज़ ने अफसोदगी से सोचा। चले अंसला। शेरोज़ की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। शेरोज़ बेटा, प्लीज़ मामा मुझे रोकिए मत, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि अंसला वो सब भूल सके जो सलूक आप लोगों ने इसके साथ रवा रखा। मैं लौट आकर आऊँगा मामा, लेकिन इस वक्त जब अंसला को आप सब दिल से कबूल कर लेंगे। ये कहकर वो तेज़ी से बाहर निकल गई। मुबादा मामा के आंसू इसके पैरों की जंजीर न बन जाए। मामा पहले अपने करतूत सीधे रख दी। जहाज़ टेक ऑफ कर चुका था। शेरोज़ अंसला के पहलू में बैठा किसी गहरी सोच में गलता था, और अंसला अभी तक मेस्मरिज्म की कैफियत में घिरी बैठी थी। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसे इसकी मंजिल मिल गई है। अंसला, शेरोज़ ने इसे झिझक कर मुखातिब किया। जी। जिसे गहरी नींद से जागी थी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया? अंसला कुछ नहीं बोली।
इसका दिल चाहा वो इसे खूब सताई से जिद करे ताकि इसकी, लेकिन ये सोच कर कि शेरोज़ अभी अपने घर वालों से बिछड़ा है, सिर्फ इसकी इज्जत और मान की खातिर अपने वालिदैन को छोड़कर है, इसलिए वो उदास व मुज़म्मिल होगा। इसने बदला लेने का इरादा फिर कभी कर उठा रखा और इस वक्त इसे शेरोज़ की दिलजोई करनी चाहिए। इंतकाम तो नदी पागल जाइए। जी हाँ, तभी तो मैं आपके साथ आई हूँ। वो आहिस्ती से बोली थी। एकदम शेरोज़ बादल की माने हल्का फुल्का हो गया। तो मिसेस अंजला शेरोज़, ये बताएं कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? एकदम शेरोज़ के लहजे में शरारत और आंखों में शौकी आगे भेजे हुए लब यकलख्त मुस्कुराने लगे। वो शेरोज़ को अचानक रंग बदलते देखकर हैरान रह गई। अभी कुछ देर पहले तो वो कितना संजीदा दिखाई दे रहा था। ये क्या सवाल है? वो इसके निगाहों की शोखी से घबरा कर बोली। हया के तमाम रंग को उस कज़ा के माने जिसके सभी चेहरे पर फैलते चले गए। शेरोज़ बड़ी दिलचस्पी से इसके चेहरे को देखने लगा। अच्छा बताओ, तुम मुझे अपना शरीक सफ़र कबूल करती हो? वो इस पर कदरे झुकते हुए बोला। शेरोज़ वो थी छोटी, आप मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी खुशफहमी दूर कर लीजिए। मैंने आपको भी माफ़ नहीं किया। शेरोज़ की निगाहों से चिढ़कर वो बोली थी। शेरोज़ ज़ोर से हंसी, फिर ज़रा संजीदगी से बोला। अंसला, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। कितना नादान था कि मैं जान ना सका कि तुम ही मेरी मंजिल हो। मैं यूँ ही रास्तों में भटक रहा था, अपनी मंजिल से दूर भाग रहा था। तुमने यकीनन अपने जीवन साथी के बारे में बहुत अच्छा सोच रखा होगा, लेकिन अंसला, मैं अच्छा नहीं हूँ। शेरोज़ सरगोशियाना अंदाज में बोला। आपसे किसने कहा कि आप अच्छे नहीं हैं? अंसला गोया भी। जानते शेरोज़, हर लड़की का ख्वाब होता है कि इसका शौहर गैरतमंद हो। जिस तरह औरत का ज़ेवर शर्म हया, इसी तरह गैरत व हमियत मर्द का हथियार है। इसकी आन है, शान है। औरत अपने शौहर से सिर्फ मानो इज्जत और इसके एतमाद चाहती है, जो आपने मुझे दिया। अंसला धीमी मुस्कुराहट से बोली। शेरोज़ इंतहाई दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रहा था। और मोहब्बत? शेरोज़ ने मुस्कुराते हुए सवाल दागा तो बेसाख्ता अंसला ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर ठाठे मारा था। हाँ, और मोहब्बत भी। वो शर्म की मुस्कुराहट से निगाहें झुकाकर आहिस्ती से बोली तो शेरोज़ ने अपना भारी हाथ इसके नाजुक हाथ पर रखकर अपनी मोहब्बत का भरपूर यकीन दिला दिया। अंसला के रगों पैर में तमानियत सी दौड़ गई। वो मुतमिन सी होकर खिड़की से बाहर देखने लगी, जहाँ रुई के माने लुटते बादल इसके संग मुस्कुरा रहे थे और एक नई ज़िंदगी बाहें फैलाई इन दोनों को खुशामदीद कहने की मुंतज़िर थे। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज आप लोग कह रहे होंगे मेरी बात बड़ी स्लो है और मैं बड़ा ऐसे राम राम से बोल रही हूँ। तो बात वही है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, ख़राश हो रही है। अभी स्टेप्सल वगैरह लेती हूँ। अभी मैं रिकॉर्डिंग के दौरान उठी भी नहीं हूँ। ऊपर से मेरे होंठ के ऊपर इतना बड़ा दाना निकला हुआ ना, क्या ही बताऊँ। जो उसने मुझे ज़लील करके रखा हुआ है, तंग किया हुआ है ना। मुझे नींद भी बड़ी आ रही है। इंशाल्लाह चलते हैं सोने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तो नावल का नाम, हाय नावल का नाम कितने क्या, नावल का नाम है जी नाब तुम ही मेरी मंजिल हो, रिटन बाय नादिया फातिमा रिजवी का ये नावल है। कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मेरी इसी आवाज़ को कबूल करें। मुझे बेचारा से बोलना नहीं जा रहा, गले बड़ी खराश हो रही है। अल्लाह हाफिज़।